welcome to my new video इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1। 6 मोहम्मद अली चौधरी का हम लोग के एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन थ्योरी का। वो आप पीछे से थ्योरी देख लीजिएगा। चैप्टर 11 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर हमने मल्टीपल रिग्रेशन लाइन मॉडल लाइन फाइंड करनी है। इसके अंदर हम लोगों को 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिए होते हैं, ठीक है। जैसे एक y है, बाकी 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x1 और x2। हमारी इसकी रिग्रेशन लाइन होती है y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बस आप लोग ये देख लें कि y x1 x2 हमें गिवन होता है। इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले निकालना होता है x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x1 x2 मल्टीप्लाई करना इन दोनों को आपस में, और x1 को y से मल्टीप्लाई करना और x2 को भी y से, ठीक है। x1 को एक बार y से, x2 को एक बार y से, इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर, और फिर x1 और x2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये 5 फर्दर कॉलम्स बनेंगे और ये तकरीबन मिल के 8 बन जाएंगे, और इनका आप निकाल लेंगे साथ ही सम, ठीक है। ये सबसे पहले काम आपने इसके अंदर करना है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ हमने ये निकाले क्यों है। हमारे जो B1 का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है सिग्मा x1 y सिग्मा x2 का स्क्वायर सिग्मा x2 y x1। अच्छा देखिए, इसमें ये होगा जिसमें 1 होगा ना उसमें यहाँ 2 आएगा, और जिसमें यहाँ 2 होगा वहाँ 1 आएगा। इसमें यहाँ 1 है, इसमें यहाँ 2 है, ठीक है। और यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 1 का। इसमें बस ये चेंजिंग है, बाकी नीचे वाला सेम इसी तरह रहता है। अब हम लोगों को सबसे पहले तो ये होता था ना, हमें बी का फॉर्मूला दिया होता था, हम उसमें पुट कर लेते थे। नहीं, अब इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर आप लोगों ने डेरिवेटिव्स निकालने हैं, मतलब इनके आगे फर्दर डेरिवेटिव। सबसे पहले आप निकालेंगे x1y, इसका अलग फॉर्मूला होगा। x2 का स्क्वायर निकालने का अलग फॉर्मूला होगा। x2y को निकालने का अलग फॉर्मूला, x1 और x2 निकालने का अलग फॉर्मूला। चलिए हम इसको सॉल्व, मैं आप लोगों को बताती हूँ इनके फॉर्मूलाज क्या है। सबसे पहले है सिग्मा x1 को स्क्वायर का निकालने का फॉर्मूला। इसका ये फॉर्मूला है, इसको पहले आप वैसे ही लिख देंगे, मतलब सिर्फ इसका स्क्वायर ले लेंगे, देन आप इसका होल का स्क्वायर लेंगे और उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे n से। इसी तरह अब आपने सिग्मा x1 का स्क्वायर निकाला था ना, उसका सम लिया था, वो है। और फिर जो सिग्मा x1 का सम होगा वो लिख के उसका स्क्वायर अलग से लेंगे और नीचे 5 लिखेंगे, उनके वैल्यूज हमारे पास 5 थी। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हमारा y पे अप्लाई होगा, सॉरी y पे कह रही हूँ, x2 पे अप्लाई होगा। x2 के लिए भी हम यही करेंगे, सिर्फ पहले हम लोग सिग्मा x2 का स्क्वायर ले लेंगे, देन हम लोग सिग्मा x2 का होल स्क्वायर लेंगे और उसका हम लोग डिवाइड कर देंगे n से, उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे। देन सिग्मा x1 और x2 निकालने के लिए पहले सिग्मा x1 x2 ऐसे ही आ जाएगा, फिर अलग सिग्मा x2 आएगा और अलग से सिग्मा x1 आएगा, और डिवाइड बाय n, और उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे।
देन हमारा है सिग्मा x1 और y1, इसको भी हम निकालने के लिए ही करेंगे। पहले x1 और y यूं ही आ जाएगा, फिर सिग्मा x अलग आएगा, x1 अलग आएगा और सिग्मा y1 अलग और डिवाइड बाय n हो जाएगा। इसके वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। सिग्मा x2 y निकालने के लिए करेंगे, इसको एक दफा यूं ही लिख लेंगे। पहले तो हम स्केयर करते थे ना, क्योंकि हमें उनमें स्केयर चाहिए था सिग्मा x2 का स्केयर निकालेंगे, लेकिन हमें स्केयर नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग इनको इस तरह लिखेंगे, माइनस करेंगे सिग्मा x2 से और सिग्मा y से, आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय n और इसको पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। आ गई है उनका फॉर्मूला के मुताबिक B1 के फॉर्मूला के मुताबिक पुट करेंगे, पुट करके B1 निकाल लेंगे, B2 के वैल्यूज पुट करेंगे, B2 निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोगों को रिग्रेशन लाइन में A चाहिए, रिग्रेशन लाइन ए चाहिए। ए निकालने का फॉर्मूला होता है y बार माइनस b1 x1 x बार 1 और माइनस b2। सो हम लोगों को सबसे पहले y बार निकालना है। y बार का आप लोगों को पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा y ओवर n। वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। उसके बाद x बार 1 निकालने के लिए हमें सिग्मा x1 को डिवाइड बाय n करना पड़ेगा, उसका आंसर निकाल लेंगे। सेम यही चीज हम लोग x2 के साथ करेंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद a निकल आएगा और उसके बाद हम लोग उसको रिग्रेशन में पुट कर देंगे। यहाँ हम लोगों ने a की वैल्यू पुट की, यहाँ हम लोगों ने अपने b1 की वैल्यू पुट की और यहाँ हमने b2। यहाँ ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चले नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोगों का यही है, हम लोगों को डाटा दिया हुआ है और हम लोगों ने एस्टिमेट करने रिग्रेशन लाइन स्टार्ट द मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर कोएफिशिएंट b1 और b2 भी निकालना है। अब इसमें अलग लिख दिया। अब b1 b2 ऑटोमेटिकली हमारा पहले भी निकालते हैं हम लोग रिग्रेशन लाइन के लिए, तो वैसे भी हम निकालेंगे। थर्ड क्वेश्चन में भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हम लोग y की वैल्यूज लिखेंगे, x1 की, x2 की, और हम लोग ये 5 कॉलम निकाल लेंगे, इनका सम निकाल लेंगे। देन हम लोगों का जो b का फॉर्मूला है वो लिखेंगे और b2 का फॉर्मूला लिखेंगे। पहले आप ये फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है। पहले आप ये फॉर्मूलाज लिख लेंगे तो आपको आसानी होगी, आप लोगों को पता चलता रहेगा कि आप लोगों ने वैल्यूज कौन कौन सी निकालनी है। ये वैल्यूज आप पुट करने के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, ठीक है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हम लोगों को इसके अंदर सिग्मा, पहले हम लोग सिग्मा x1 का स्क्वायर निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, निकाल लेंगे उसकी वैल्यू। सिग्मा x2 निकालें, x2 का स्क्वायर निकालेंगे, उसके लिए इस पे भी स्क्वायर अप्लाई होगा, इस पे भी स्क्वायर अप्लाई होगा और इस पे होल का स्क्वायर अप्लाई हो रहा है। और ये हम लोग सिर्फ स्क्वायर की वाले की वैल्यू ले रहे हैं जो हमने कॉलम में निकाली थी। नेक्स्ट हम लोग सिग्मा x1 x2 वाला फॉर्मूला लगाया, उसकी वैल्यू निकाली। x1 y का फॉर्मूला लगाया, उसकी वैल्यू निकाल ली। x2 y का लगाया, उसकी वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई। ये सारी वैल्यूज, इन वैल्यूज को हम लोग
इन फॉर्मूलाज के अंदर पुट करेंगे। इस फॉर्मूले के अंदर हमने सारी यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट की, x1 y की वैल्यू पुट की, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की, इसको डिवाइड आप सॉल्व किया, उसके बाद डिवाइड कर लिया, आंसर b1 का आ गया। सेम ही जीरो हम लोगों ने b2 के साथ किया, b2 का आंसर निकाल लिया। इसके बाद हम लोगों के पास a है, a के लिए हम लोगों को y बार माइनस b1 x बार 1 चाहिए, तो हम लोग जो है ना इसकी जगह पे हम लोग इसको रफ में भी सॉल्व कर सकते हैं। आप y बार x बार को x बार 2 को रफ में भी निकाल सकते हैं। वही फॉर्मूला हम लोगों का सिग्मा x बार को 1 को आप डिवाइड कर देंगे n से। n कितने इसके अंदर 1 2 3 4 5, इसके अंदर भी 5 है, 5 से आप डिवाइड करते जाएंगे, हम लोगों का a आ जाएगा। यहाँ पे ये मैंने किए, मैं y बार को निकालने के लिए x बार को निकालने के लिए x बार 1 को x बार 2 को निकालने के लिए आप ये पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, बात एक ही है। और उसके बाद आप एस्टिमेट कर देंगे, एस्टिमेट रिग्रेशन लाइन लिखेंगे और उसके अंदर इसकी वैल्यूज पुट करके निकाल देंगे। अब चलें नेक्स्ट 11.4 क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा 11.4 क्वेश्चन है, उसके अंदर भी हमें डाटा दिया है, रिग्रेशन लाइन निकालनी और इसके अंदर हम लोगों को स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट भी फाइंड करना है। लास्ट है कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन और मल्टीपल कोरिलेशन एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। इसके अंदर हमने 3 काम करने चले, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें सेम वही डाटा चाहिए जो पिछले क्वेश्चन के अंदर चाहिए था। 8 कॉलम बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स। 3 आपको दिए हुए होंगे, 5 कॉलम्स अपने खुद बनाने, इनका सम निकालना है। सम निकालने के बाद रिग्रेशन लाइन लिखनी है, रिग्रेशन लाइन के बाद b1 और b2 का फॉर्मूला लिखना है, और उसके बाद ये जगह और एक लाइन छोड़ देनी है आंसर के लिए। देन आ जाता है इनके डेरिवेटिव्स निकालने, इनके डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला ये है, इनके वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद इनके आंसर निकाल लिए। आंसर निकाल कर हम लोगों ने इसके सारे आंसर निकाल लिए, ठीक है। इस आंसर सारे निकल गए हमारे x2 y तक, ठीक है। उसके बाद आप साथ ही y बार निकाल लें, क्योंकि आपको पता है कि आपको a के लिए y बार चाहिए, x बार चाहिए, x बार 2 चाहिए, ये सारा कुछ साथ ही निकाल लें। चलिए अब हम लोग इसको इन वैल्यूज को, ये जो सारी हमने निकाली है, सबसे पहले हम लोग b1 और b2 के फॉर्मूले पुट करते हैं। b1 का फॉर्मूला जो है हमारा वो ये है, इसके अंदर हम लोगों ने इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट की जो हम लोगों ने फॉर्मूले से नीचे भी निकाली है। सारी वैल्यूज पुट की, डिवाइड किया, आंसर निकाल लिया b1 का, इसी तरह इसके साथ किया, b2 का आंसर निकाल लिया। इसके बाद हम लोगों ने a का फार्मूला लिखा। a का फार्मूला होता है y बार माइनस b1 x बार 1 और माइनस b2 x बार 2। इसके अंदर हम लोगों ने वैल्यूज पुट की और हम लोगों ने आंसर निकाल लिया, ठीक है। यही हमारी एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन निकल आई है। चले अब हम लोग जो है ना स्टैंडर्ड निकालते हैं। अब हम लोगों का स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है सिग्मा x1 का स्क्वायर
माइनस ए सिग्मा x1 माइनस b1 सिग्मा x2 x1 और माइनस b2 सिग्मा x3 और x1 एन माइनस 3 इसलिए किया है क्योंकि हमारे अननोन नंबर ऑफ अननोन जितने होते हैं ना हम यहाँ पे वो नंबर लिख देते हैं। पहले हमारे पास n-2 होता था जब हम लोग पिछला चैप्टर कर रहे थे 10, अब 3 हो गया क्योंकि नंबर ऑफ अननोन्स बढ़ गए क्योंकि अब हमारे पास b1 भी आ गया है y1 भी आ गया है x1 भी आ गया है और x2 भी आ गया, तो 3 नंबर ऑफ अननोन्स हो गए। इसके अंदर हम लोग x1 को क्या कह रहे हैं y। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने x1 को y कह दिया है, तो उसके मुताबिक हम लोगों ने फॉर्मूला चेंज कर लिया। जहाँ x1 था हम लोगों ने वहां पे y कर दिया है, जहाँ x2 था वहां हम लोगों ने x1 कर दिया और जहाँ x3 था वहां x2 कर दिया। उसके बाद हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन थी, सारी वैल्यूज को पुट किया, हम लोगों ने अपना स्टैंडर्ड निकाल लिया। चलिए हम मल्टीपल डिटर्मिनेशन निकालते हैं। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन निकालने का फॉर्मूला वैसे तो होता है y हैट माइनस y बार का y बार का स्क्वायर और सिग्मा y माइनस y बार का स्क्वायर। तो इसको हम लोग जो है ना इस फॉर्मूले के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के अंदर चेंज करके जो है ना मैंने वैल्यूज पुट कर दी। इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूला आप तब यूज करते हैं जब आपको इस तरह का डाटा हो, मतलब आपके पास इजीली आपको y हैट भी अवेलेबल हो, y बार भी अवेलेबल हो और y भी। लेकिन अगर आप अब इस डाटा जो आपको दिया हुआ है उससे आप y हैट निकालने बैठ जाए तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए ये बेहतर है कि आप इस फॉर्मूले को इसके अंदर चेंज कर लें और चेंज करने के बाद इसके अंदर वैल्यूज पुट करें जो आपके पास सारी वैल्यूज गिवन होंगी। b2 भी गिवन है, b1 भी गिवन है, x1 भी, y भी, a भी सब गिवन है। वैल्यूज पुट करें, आंसर निकाल लें अपना मल्टीपल डिटर्मिनेशन का। ये हमने आंसर निकाल लिया। चलो हम इसके बाद मल्टीपल कोरिलेशन करते हैं। जो हमारा मल्टीपल वो होता है ना डिटर्मिनेशन, उसी का अगर आप अंडर रूट ले लें उसी के आंसर का तो हमारा मल्टीपल कोरिलेशन बन जाता है। ठीक है, अब ये जो है ना यहाँ पे हमारा जो है ना मतलब वही जो सेम फॉर्मूला है उसका आप अंडर रूट लेना, आपने वही करना है बस। अब जो है ना यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इंसान स्मार्ट एज के साथ नहीं अपनी चॉइसेस से होता है। इसीलिए हर बैंक के सेविंग्स रेट चेक करने के बाद मैंने चूज किया मशरिक नियम। 5 मिनट में बैंक अकाउंट ओपन, सेविंग्स पर शरिया कंप्लायंट प्रॉफिट भी और अनलिमिटेड फ्री डेली ट्रांसफर्स, एनी अमाउंट एनी टाइम। Download Mashriq Pakistan mobile app and open your new account now. Mashriq Neo, उम्मीद से बढ़कर। Assalamualaikum, welcome to my new video इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1। शेर मोहम्मद अली चौधरी का हम लोग के एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं।
आज हम करेंगे चैप्टर 11 के 11.5 क्वेश्चन। इसके अंदर हमें x1, x2, x3 दिया हुआ है, ठीक है। और हमें कहा हुआ है कि हम रिग्रेशन लाइन निकालें x3 की, x1 और x2 के ऊपर, ठीक है। और हम लोग एस्टिमेट करें x3 को, जब हमारा x1 जो है वो 10 हो और x2 हमारा 6 हो। और हम लोगों ने R3.12 भी निकालना है एंड S3.12। चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारा x3 था मैंने उसको y कह दिए, ठीक है। और x1, x2 और x1 स्केयर जैसे हम लोग जो है ना पिछले क्वेश्चंस में लेते थे, x1 का स्केयर, x2 का स्केयर, x1, x2, x1y, x2y, ये सब इनको आपस में हम लोग सॉल्व करेंगे और इनके सम निकाल लेंगे, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हमने x3 को y कहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने b1 और b2 निकालना है। उसके लिए आप लोगों को तो हम लोग जो है ना याद ही होंगे कि हम लोग डेविएशन मेथड यूज करते थे। लाइक b1 और b2 के अंदर हम लोगों के फर्दर फार्मूलाज होते थे। लाइक b1 और b2 के अंदर हमारा लिखा हुआ है सिग्मा x1 स्क्वायर निकालना है, तो उसके लिए हम लोग अलग फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और ये सारे फार्मूलाज हम डेविएशन के लगाएंगे और हम सारे वो चीजें निकाल लेंगे जो हमें बी में जिनकी हमें जरूरत है। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों का सिर्फ सिग्मा x2y रह गया था, वो निकाल लिया हम लोगों ने। बाकी हमें सिग्मा y, सिग्मा x बार y, सॉरी x बार 1 और x बार 2 चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने a भी निकालना है, ठीक है। तो हम ये भी साथ निकाल लेंगे। उसके बाद हम b1 निकाल ले, b1 लिखेंगे। b1 के सारा जो है ये फॉर्मूला, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। सारा तो हमने निकाल लिया ना, सिग्मा x1y, x2y, ये सारा कुछ तो हम लोगों ने निकाल लिए। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे और b1 निकाल लेंगे। सेम हम इसी तरीके से अपना b2 निकाल लेंगे। b2 का फार्मूला लगा के b2 का फार्मूला लगा के उसके अंदर वैल्यूज पुट करके हम लोग b2 निकाल लेंगे। देन हम लोगों के पास है a, हम लोगों ने a निकालना है। y बार माइनस b1 x बार 1, ये b2 और x बार 2 लगा के हम लोग अपना b निकाल लेंगे, सॉरी a निकाल लेंगे। एक बार हम लोग इसका एस्टिमेटेड लाइन के अंदर लिख देंगे। अब आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि हम लोगों ने x3 को हम लोगों ने y कहा था, ठीक है। इसके बाद हमारा बी पार्ट था। बी पार्ट के अंदर हम लोगों ने जो हमारी रिग्रेशन लाइन थी उसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पे x2 की, ठीक है। हम वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारा सेकंड बी पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास निकल आएगा x हैट 3, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ये याद करना पड़ेगा कि हम लोगों ने x3 को y कहा था, ठीक है। तो जो हमारा x बार 3 है, हम लोगों ने y बार निकाला है ना, इसकी जगह पे हम y बार की वैल्यू पुट कर देंगे और इसकी जगह पे हम लोग y का सम पुट कर देंगे, ठीक है। इसकी जगह पे हम वो सारा कुछ पुट करेंगे
इनको सॉल्व करेंगे, इनका स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर निकाल के हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हम लोगों का ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे 11.6 क्वेश्चन। इसके अंदर हम लोगों को y x1 x2 दिया हुआ है और हम लोगों को कहा गया हम लोग निकाले रिग्रेशन लाइन और हम लोगों को दी हुई है दो वैल्यूज। हम लोगों ने करनी एवरेज लेंथ, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने स्टैंडर्ड एरर भी मालूम करना है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सेम हमको ये 5 चीजें चाहिए होंगी, ठीक है। हम लोगों को यहाँ x1 x3 को चेंज करने की जरूरत नहीं है y में, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों को y x1 और x2 ये बने है, ठीक है। अब बस हम लोग इनको जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हम लोग इन लोगों के निकाल लेंगे सम मैंने नेक्स्ट पेज पे निकाले हुए, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। अब ये निकाल लिए मैंने सबके सम, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने सारे जो ये हमारे पास डेविएशन के फॉर्मूलाज होते हैं सारे, इसके अंदर जो है ना ये सारे डेविएशन के फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने पुट कर देनी है वैल्यूज, ठीक है। अब ये सारे हमारे यहाँ डेविएशन के फॉर्मूलाज, इसके अंदर हम लोगों ने पुट की वैल्यूज और हम लोग आंसर निकालते गए। उसके बाद लास्ट पे आके हम लोगों ने ऐसे करना है कि हम लोगों ने पहले अपना B1 निकाल लेना है, ठीक है। B1 का फॉर्मूला लिखा, उसके अंदर उसकी वैल्यूज पुट की, उसका आंसर निकाल लिया। देन हम लोगों ने अपना B2 निकालना है, B2 के अंदर फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की, आंसर निकाल लिया। देन हम लोगों ने A निकालना है। A के लिए हम लोगों ने सिग्मा y बार x1 x बार 1 x बार 2 हम लोगों ने पहले ही निकाला हुआ था, ठीक है। हम उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद हमारी एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा A पार्ट जो है ना सॉल्व हो गया। देन ये हमारा है बी पार्ट के अंदर हमें x1 जो है वो 75 दिया हुआ है, x2 में 3.15 दिया हुआ है। x1 की जगह पे 75 लिखेंगे, x2 की जगह पे 3.15 लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चले हम इसका सी पार्ट करते हैं। अब ये हमारा है सी पार्ट, इसके अंदर स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूले के अंदर हम लोगों ने वैल्यूज पुट किए, ठीक है। अब ये जो है ना यहाँ पे कॉर्नर में लिखा हुआ है 2035.527, ठीक है। अगर आप लोगों को समझना आए तो, क्योंकि छोटा छोटा लिखा है मैंने। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारा एस वाई 0.12 जो है ना उसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 11.6 भी कंप्लीट हो गया। चले 11.7 करते हैं। ये हमारा है 11.7 क्वेश्चन का ए पार्ट। इसका प्रूव मैं जो है ना बाद में करवाऊंगी, क्योंकि 2-3 प्रूव मैं इकट्ठे करवा दूंगी, ठीक है। देन हम लोगों का है बी पार्ट, कैलकुलेट द मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट R1.23। अब ये आप लोगों ने याद रखना है कि हमने निकालना क्या R1.23, ठीक है। x1 x2 x1 के लिए जो होगा होगा x2 और x3 पर, ठीक है। अब हमारा डाटा दिया है, चले हम इसे सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले तो आप R.123 स्केयर का फॉर्मूला देख लें। वो फॉर्मूला ये होता है R1.1.2, ठीक है, 1.2 नहीं, सॉरी, R12 का स्केयर प्लस R13 का स्केयर -2 R12 R23 R31 और जो है ना वो नीचे आ जाता है 1 माइनस R का स्केयर 2 3, ठीक है। अब आपने निकालना है R1213 और जो है ना 2 3, क्योंकि R13 और 31 एक ही होता है, ठीक है। जब R13 निकालने R31 निकालने बात एक ही है, तो हमें 3R निकालने। सबसे पहले अब इस जैसे डी का फॉर्मूला होता था ना, उसके अंदर भी हम डेविएशन फर्दर मालूम करते थे। इसी तरह ये है R12 के लिए हमारे पास अलग फॉर्मूला है, R23 के लिए अलग फॉर्मूला है, R13 के लिए अलग फॉर्मूला है। चले पहले हम इन फॉर्मूलाज को निकालते हैं, उसके अंदर उनकी वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का है जो है ना, हम लोगों का x1 x2 x3 हमने लिख दिया, ठीक है। इसकी वैल्यूज भी लिख दी। अब सेम उसी तरीके से हम लोगों को तकरीबन वही तरीका है, बस उसके अंदर तो सिर्फ x1 और x2 की निकालनी पड़ती थी ना, इसके अंदर हमें x3 स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा और x1 और x3 भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने x23 भी निकालना है, ठीक है। ओ सॉरी, R23 भी निकालना है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इनके सम निकाल लेंगे। उसके बाद मैं अब आप लोगों को फॉर्मूला दिखाती हूँ। ये हमारा R12 का फार्मूला है, ठीक है। जैसे R12 का फार्मूला है ना, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2। अगर ये R3 का फार्मूला होगा ना, तो यहाँ x1 तो वैसे ही रहेगा, बस यहाँ 3 हो जाएगा। और अगर ये R23 का हो जाएगा तो यहाँ पे 2 होता जाएगा और यहाँ पे 3। बस इस फॉर्मूलाज के अंदर इतना सा ही डिफरेंस है, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखा, इसके अंदर इसकी वैल्यूज पुट कर दी हमने और हम लोगों ने आंसर निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अगला फॉर्मूला लिखा, उसके बाद उसकी हम लोगों ने वैल्यूज पुट की और उसका आंसर निकाल लिया हम लोगों ने। सेम इसी तरीके से हम लोगों ने लिखा थर्ड फार्मूले के अंदर हम लोगों ने वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करके हम लोगों ने निकाल लिया आंसर। उसके बाद हम लोगों ने अपना लाके लिखा लास्ट में, जो हमारा हम लोगों ने निकालना था R1.23 का स्क्वायर, ठीक है। हम लोगों ने ये निकालना था। अब इसके मुताबिक हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई है ना, सिर्फ हमने वैल्यूज को पुट करते जाना है। फॉर्मूले के अंदर हम लोगों ने कर दिए वैल्यूज पुट करके हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करके हमारा आंसर है 0.59, लेकिन हम लोगों को स्क्वायर नहीं चाहिए था, R.123 चाहिए था सिर्फ, इसलिए हम लोगों ने इसको स्क्वायर रूट ले लिया और स्क्वायर रूट लेने के बाद हम लोगों का आंसर आ गया 0.768। यहाँ पे हम लोगों के क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह Assalamualaikum, welcome to my new video इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1। शेर मोहम्मद अली चौधरी का हम लोग के एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं।
आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 का 11.8 क्वेश्चन। इसका ए पार्ट के अंदर हम लोगों का x1, x2, x3 की वैल्यूज गिवन है और हम लोगों ने निकालना है मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट और हम लोगों ने निकालना है कि इसी को यूज करते हुए हम लोगों ने सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स निकालने हैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जो है ना हम लोग मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए जो हमारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें चाहिए होता है x1, x2, x3 हमें गिवन है। x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, x1, x2, x1, x3, x2, x3, ठीक है। ये सारा हम लोग निकाल लेंगे, इनके सम्स निकाल लेंगे हम लोग। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको पहले फॉर्मूला दिखाती हूँ। अब ये हम लोगों का R1.23 का फॉर्मूला है, ठीक है, 23 और जहाँ हम साथ ना स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है R12 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस R2, R1, R3 और R23 और नीचे R23 का स्क्वायर आ जाता है। अब जो यहाँ होती है ना वैल्यू वो नीचे आ जाती है। सेम इसी तरीके से R12 है ना, मतलब R को पहले 1 के साथ सॉरी जो पॉइंट से पहले वाला 1 है उसको पहले एक दफा 2 के साथ लिखेंगे, फिर उसके बाद 3 के साथ इन दोनों को ऐड करेंगे। उसके बाद तीनों पेयर जो भी बनते होंगे 1 2 1 3 2 3, इसमें लास्ट में ना 1 2 1 3 सब 2 3 सब बनते हैं, ठीक है। बस थोड़ी बहुत अरेंजमेंट चेंज होती रहती है। 1 2 पहले 1 2 के साथ, फिर 1 3 के साथ और फिर लास्ट वाला जो 2 3 बनता है पॉइंट के बाद इनका हम लिख देंगे और यही पेयर हम लोग नीचे लिख देते हैं जो पॉइंट के बाद होता है, ठीक है। पॉइंट के बाद पेयर होता है उसको हम नीचे लिख देते हैं स्क्वायर करके। सेम इसी तरीके से आप अगर 2.13 निकालना होगा उसका फॉर्मूला चेंज कर लेंगे। अगर 3.12 निकालना होगा उसका फॉर्मूला चेंज कर लेंगे। चले अब मैं आप लोगों को बताती हूँ R12 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, R13 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है और R23 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले ये आप R12 निकालने का फॉर्मूला देखें। R12 निकालने का फॉर्मूला क्या है, n सिग्मा x1 x2। देखें अब 1 2 था ना इसके अंदर, तो हम लोग इसी तरह से 1 2 इधर 1 लिखते जाएंगे और इधर 2, इधर 1 इधर 2, नीचे दोनों का जिस तरह से हम लोग b के फॉर्मूले में निकालते थे उस तरीके से हम लोग n सिग्मा x1 का स्क्वायर माइनस सिग्मा x1 का होल का स्क्वायर और n सिग्मा x2 का स्क्वायर माइनस x2 के होल का स्क्वायर इस तरह निकाल लेंगे। चले अब हम लोग इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। अब जो है ना हम 1 2 के अंदर हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर दी है 1 2 की, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने 1 2 का आंसर निकाल लिया। देन उसके बाद 1 3 का फॉर्मूला देखें, यहाँ 2 था ना, जहाँ 2 था वहाँ हम लोग 3 लिखते गए हैं। हम लोग वहाँ पर 1 3 लिखते गए हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे हम लोगों ने सेम उसी तरीके से जिस तरह बी के हम लोग दोनों का स्क्वायर निकाल दोनों को हम लोग लिख देते थे उस तरह से लिख दिए। देन उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर वैल्यूज पुट की, आंसर निकाल लिया।
सेम इसी तरीके से अब 2 3 का फॉर्मूला चेंज किया, x1 की जगह हम लोगों ने 2 लिख दिया, x2 की जगह पे 3। ठीक है, सेम फॉर्मूला चेंज कर लिया, वैल्यूज पुट की, आंसर निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको अपने मल्टीपल कोरिलेशन के फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। ये हमारा मल्टीपल कोरिलेशन का फॉर्मूला है। अब ये हमारा जो है ना मल्टीपल कोरिलेशन का फॉर्मूला है, इसके कोफिशिएंट का, सॉरी, मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला है। ठीक है, इसके ना हम लोगों ने वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करके हम लोगों ने अपना पहले R1.23 का आंसर निकाल लिया। उसके बाद साथ ही हम लोगों ने अंडर रूट ले लेना है, क्योंकि उन लोगों ने हमें ये भी कहा है कि आपने सिंपल मल्टीपल कोरिलेशन रिग्रेशन निकालना है। ठीक है, साथ हम लोगों ने उसके लिए अंडर रूट ले लिया, तो हमारा ये R1.23 का जो है ना आंसर आ गया। अब सेम इसी तरीके से R2.13 का फॉर्मूला चेंज किया हम लोगों ने, उसके अंदर वैल्यूज पुट किए, वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लिया, उसका अंडर रूट ले लिया हम लोगों ने, अंडर रूट लेके हम लोगों का आंसर R2.13 का आ गया। उसके बाद देन हम लोगों का रह गया था लास्ट फॉर्मूला R3.12 का। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने वैल्यूज पुट की, वैल्यू फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करके हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। देन इसका अंडर रूट ले लिया और ये हमारे लोगों का यहाँ पे ए पार्ट सॉल्व हो गया 11.8 का। चले अब हम इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। देन इसका है बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर हमें x बार 1 की वैल्यूज दी हुई है, S1 R12 की वैल्यूज दी हुई है, सारी वैल्यूज गिवन है हम लोगों को। उन्होंने क्या रिग्रेशन इक्वेशन निकाले x3 की, x1 और x2 पर। चले अब हम लोग इसके रिग्रेशन इक्वेशन निकालते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे अपना बी पार्ट सॉल्व। x3 और x1 x2 की लाइन ये होती है कि आप x3 को यहाँ लिख दें और नीचे s1। ठीक है, यहाँ x1 s1 आ जाएगा, x2 x1 s2 आ जाएगा, साथ अंदर हम लोगों ने फार्मूला लिख दे गए हैं। ठीक है, फॉर्मूला लिख के हमारे आप फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद अब देखें x1 को अगर हम 1 के साथ डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह से हमने इनको मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, हम लोगों का ये आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद इसको स्क्वायर लेके हम लोगों ने 1 के साथ माइनस करके लिखा तो ये आंसर आ गया। इनको इसको पूरे को सॉल्व किया तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करके हम लोगों ने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो भी आप करना चाहें, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपने मैथ्स के रूल के मुताबिक उस तरह से करके हम लोग इस वाले 1.5 को भी ले आए थे, मल्टीप्लाई कर दिया था दोनों तरफ। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों की क्वेश्चन आ गई x3 इज इक्वल टू 0.78 x1 की प्लस 0.45 x2। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने रिप्लेस करना है, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर x बार 1, x बार 2, x बार 3 दिया हुआ है, तो हम लोग रिप्लेस कर देंगे x1 को x1 माइनस x बार 1 के साथ और x2 को x2 माइनस x बार 2 के साथ और x3 को x3 माइनस x बार 3 के साथ। इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे,
वैल्यूज पुट करने के बाद इक्वेशन समेत वैल्यूज पुट करेंगे। लाइक अब हमारी ये इक्वेशन निकली थी ना, x1 की जगह आप लिख देंगे x1 माइनस एक्स बार 1, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, इस 12 को इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, कुछ सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा x3 इज इक्वल टू, हमारा आंसर आएगा -19.80 प्लस 0.78 x1 प्लस 0.45 x2। यहाँ पे हमारा 11.8 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 11.9। 11.9 क्वेश्चन के अंदर हमारा ए पार्ट जो है वो हम लोगों का उसका है डेफिनेशंस का, वो हम स्किप कर देंगे। बी पार्ट है हम लोगों का। बी पार्ट के अंदर हम लोगों को कहा हुआ है कि आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालें एक्स वाई और एक्स जे का और कैलकुलेट करें मल्टीपल कोरिलेशन x2 विद x1 x3। अब ऊपर वाली हमारी x3 थी, x1 और x2 पे, अब ये हमारी जो है ना ये है x2 विद x1 और x3, ठीक है। हमें b के वो दी हुई है, सारी वैल्यूज दी हुई है। और उसके बाद थर्ड पार्ट हमारा ये है कि हमें R12 R13 R23 दिया हुआ है और हमने मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है R2.13 का, जो होगा x2 x1 और x2 रिलाई कर रहा होगा, इंडिपेंडेंट होगा x1 और x3 से। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 11.9 क्वेश्चन की जो हम लोगों को बी की सारी वैल्यूज गिवन थी, हमने वो लिख ली है। अब सबसे पहले हम लोग R12 निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो R2.13 का फॉर्मूला है वो है R21 का स्क्वायर R23 का स्क्वायर माइनस R12 R13 R23 माइनस 1 माइनस R13 का स्क्वायर। अब 1-13 यहाँ लिखा हुआ था 0.13 के बाद, इसलिए 13 नीचे आया। अगर यहाँ पे 23 होगा पॉइंट के बाद तो नीचे 23 आएगा, ठीक है। फॉर्मूले को अब आपने चेंज करना सीखना है कि किस तरह करते हैं। इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी आपको, बट अगर आप चेंज करना सीख लेंगे वैल्यूज के मुताबिक तो आप लोगों को आसानी होगी, ठीक है। देन इसके बाद हम लोगों का है R12 निकालने के लिए। अब देखें R12 निकालने के लिए हम लोगों का फॉर्मूला है B12 मल्टीप्लाई बाय B21। ये हम लोगों ने मल्टीपल कोरिलेशन का ये B का फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट चैप्टर 10 में भी पढ़ा था कि जब हम लोगों को R निकालना होता है तो हम लोग दोनों रिग्रेशन लाइन के B को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वो सिंपल रिग्रेशन लाइन थी तो उसमें सिर्फ B होते थे, हमारे पास दोनों रिग्रेशन लाइंस के B12 और B21 होता है। इसके पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे सेम इस तरह से। 13 के लिए B13 पुट करेंगे, B31 पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। B23 के लिए B23 और B32 पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग अपने R2.13 के फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद
आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये बी पार्ट सॉल्व। अब हम लोगों का सी पार्ट है। सी पार्ट के अंदर तो हम लोगों को डायरेक्ट वैल्यूज दी हुई है, R12 की, 13 की, 123 की। तो अब इसके आप फॉर्मूले को या चेंज कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला वही है जो हमारा ऊपर था। ठीक है, सेम उसी फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेंगे। यहाँ हमारा सी पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हमारा 11.9 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चले अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 11.10। इसका ए पार्ट है। इसके अंदर भी हम लोगों को 3 वेरिएबल दिए हुए और कहा मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालें R1.23 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोगों को बी की सारी वैल्यूज दी हुई और कोएफिशिएंट मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है हमने 2.13 का, साथ ही हमने पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। ठीक है, अब ये आप लोगों के लिए नई चीज है, पार्शियल कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसका R बड़ा होता है और इसका R छोटा होता है। चलें अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोगों का 11.10 क्वेश्चन है के अंदर हम लोगों को वैल्यूज दी हुई थी R12, 13, 23 की। उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला को चेंज करना था 1.23 के लिए। हाथ से हमने फॉर्मूला चेंज किया, उसके अंदर वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करके हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। साथ ही हम लोगों को उन्होंने कहा था कि आपने लेना है इसका मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट लेना है। ठीक है, तो हम लोगों ने मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए क्या करना होता है, इसका अंडर रूट लेना होता है। अंडर रूट ले लेंगे हम लोग। अंडर रूट लेने के बाद हम लोगों का आंसर आ जाएगा 0.80। ठीक है, ये हमारा इसका ए पार्ट सॉल्व हो गया। चले अब इसका बी पार्ट करते हैं। इसके बी पार्ट के अंदर हम लोगों को वैल्यूज गिवन है बी की। ठीक है, बी की सारी वैल्यूज गिवन है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसके अंदर R12 का पहले निकाल लेंगे, फिर 13 निकालेंगे। ठीक है, R12 निकालने के लिए B12 मल्टीप्लाई बाय B21 करेंगे और ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव थी इसलिए बाहर नेगेटिव लगा है। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव थी इसलिए बाहर पॉजिटिव लगा हुआ है। सेम इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते जाएंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, वैल्यूज पुट करते जाएंगे, आंसर निकालते जाएंगे। उसके बाद R12, 13 निकालिए। उसके बाद लास्ट हमारा रह गया R23। इसके ने वैल्यूज पुट की, आंसर निकाल लिया। आगे हम लोगों ने उन लोगों को कहा था आपने 2.13 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे और निकाल लेंगे। ये तो सेम हम लोगों का चल रहा था ना पिछले क्वेश्चन की तरह। अब हम लोगों ने निकालना है पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला बस थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी सब कुछ सेम ही होता है। इसके अंदर होता है R स्मॉल। ठीक है, और 2, 3.1 जो है ना, अब 2, 3.1 है ना, तो पहला R जो होगा वो होगा 2, 3। फिर उसके बाद R को, ये पहले वाले 2 को हम कर देंगे 1 के साथ, फिर लास्ट वाला 3, 1 इकट्ठा लिख देंगे। और उसके बाद जो हमारा ये होगा ना, पहले वाला ये 2 वैल्यू है हमारे पॉइंट से पहले, इसको एक दफा पॉइंट के बाद वाली वैल्यू के साथ लिख के स्क्वायर लगा देंगे और एक दफा इस सेकंड वैल्यू को पॉइंट के बाद वाली वैल्यू के साथ लिख के स्क्वायर लगा देंगे। लाइक 2, 1 कर दिया, फिर 3, 1 कर दिया
का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। स्क्वायर लेके इनके अंदर वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लिया। इस चैप्टर के अंदर सारी गेम जो है वो फॉर्मूले की है, फॉर्मूला चेंज करने की है। आपने बस फॉर्मूले को याद कर लेना, एक एक फॉर्मूले का, उसके बाद चेंज करना सीख लेना है, बाकी सारा कुछ आसान हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये जो है ना, ये हमारी वीडियो खत्म हो गई है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Assalamualaikum, welcome to my new video इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1। शेर मोहम्मद अली चौधरी का हम लोग के एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 का 11.12 क्वेश्चन। इसके अंदर हम लोगों को कहा है कि x1 हमारा जो है ना सीड है, क्रॉप। इस तरह से हम लोगों का x1 x2 x3 की हम लोगों को एक्सप्लेनेशन दी हुई है, और हमें नेक्स्ट पेज पे ना वैल्यूज दी हुई है। इस पेज पे हम लोगों को जो है ना वैल्यूज गिवन है, ये सारी वैल्यूज गिवन है हम लोगों को, और हमें कहा है पार्शियल कोरिलेशन निकालें, और हम लोगों ने रिग्रेशन इक्वेशन निकाली है क्रॉप के लिए स्प्रिंग फॉल पर, ठीक है। तो स्प्रिंग फॉल मतलब x1 हम लोगों ने निकालना है x2 और x3 पर, ठीक है। जो डिपेंड कर रहा x2 और x3 डिपेंड कर रहे हैं x1 पर। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। और अभी हम लोगों ने जो है ना, हमें क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा वैल्यूज दी हुई थी x बार वगैरह की, मतलब वो हम लोगों को रिग्रेशन निकालने, लाइन निकालने के लिए दी हुई है। बट हम लोगों को यहाँ पे R1 R12 R13 R23 की जरूरत है, सिर्फ इन वैल्यूज की जरूरत है, इसलिए हम लोग वो वैल्यूज लिख लेंगे। और हम पहले सबसे पहले अपना पार्शियल कोरिलेशन निकालना शुरू करेंगे, ठीक है। पार्शियल कोरिलेशन का फार्मूला ये था, इसके अंदर वैल्यूज ऐड की, और इसके अंदर हम लोगों ने पहले पार्शियल कोरिलेशन निकाल लिया 12.3 का, फिर उसके बाद 13.2 का निकाल लेंगे। सेम इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है। जहाँ 12 था वहाँ 13 लिख लेंगे, सेम बस इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का रह जाएगा 23.1। के बाद हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे इस R23 देंगे। देन हम लोगों को लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है, उसका फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा सारा। x1 माइनस एक्स बार 1। अगर हम लोगों ने x1 की रिग्रेशन निकालनी हो तो हम x1 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसका पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, उसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करना शुरू कर देंगे। पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, ठीक है। मतलब पहले आप इसको डिवाइड कर लें, फिर उसके बाद इधर जो मल्टीप्लाई होना हो, जो डिवाइड हो रहा हो इधर वो डिवाइड कर लें, फिर उसके बाद जो भी हो, मतलब जैसे भी यहाँ यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है ना, इसको वहां ले जाके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब अच्छे तरीके से आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसके ये आंसर आ जाएंगे, फिर ये माइनस वाला यहाँ बचेगा, इसको यहाँ ले जाके आप लोगों ने ऐड कर देना। ऐड करने के बाद आप लोगों को सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद अच्छी तरह आपके पास एक क्वेश्चन आ जाएगी 9.22 प्लस 3.37 x2
प्लस 0.0038 x, ठीक है। उसके बाद आप इंटरप्रिटेशन कर देंगे विच इज रिक्वायर्ड रिग्रेशन इक्वेशन फॉर हाई क्रॉप। इसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन नंबर है 11.13। इसके अंदर भी हम लोगों को जो है ना वैल्यूज गिवन है और यहाँ पे हम लोगों को कहा हुआ है कि हम लोगों ने एस्टिमेट करने रिग्रेशन लाइन मार्क्स ऑब्टेन के लिए और 3 पार्शियल कोरिलेशन निकालने हैं और इंटरप्रेट करना है हमने तीनों को। चले अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रही हूँ। इसके बाद 11.14 भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके अंदर भी हम लोगों को जो है ना रिग्रेशन लाइंस दी हुई है, हमें 3 इक्वेशन दी हुई है। इसके बाद हम लोगों ने इनसे निकालना है पार्शियल कोरिलेशन, ठीक है, और हम लोगों ने कोरिलेशन लाइन निकालनी है और मतलब का निकालना है हम लोगों ने। और अच्छा हम लोगों ने डिफाइन करना है कि सफिशिएंट है कि नहीं कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स R2 3 3 1 3 और R2 3 R3 1 और R1 2। चले अब हम इसे सॉल्व करते हैं दोनों क्वेश्चंस को। उसके बाद हम लोग 11.13 क्वेश्चन करेंगे। इसके अंदर रिग्रेशन इक्वेशन फॉर एस्टिमेट मार्क्स ऑब्टेन x1 इज। सबसे पहले हमने ये लाइन लिखी है। चलिए वो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसके अंदर भी हम लोग इक्वेशन का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, x1 के लिए जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया है, ठीक है, वो फार्मूला लगाएंगे। उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करके हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने लग जाएंगे। पहले इस तरफ वाले सारे साइड को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसको वहाँ लेके जाएंगे, उसको यहाँ डिवाइड हो रहा था उसे वहाँ जाके दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले प्लस वाली साइड के साथ भी, इस वाली के साथ भी। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे माइनस हो रहा होगा उसे हमारे जाके प्लस कर देंगे, ठीक है। प्लस करने के बाद हम लोगों की एक रिग्रेशन इक्वेशन निकल आएगी। देन हमारे पास आ जाता है पार्शियल कोरिलेशन। हम लोगों को साथ कहा है कि हमने तीनों पार्शियल कोरिलेशन भी निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 12.3 के लिए, ठीक है, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। देन हम लोग निकालेंगे R13.2 के लिए, उसके अंदर वैल्यूज पुट करके हम लोग उसका फॉर्मूला निकाल लेंगे, ठीक है। देन हम लोग R23.1 के लिए निकालेंगे, उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। उसके बाद चले हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, और सॉरी आगे देखते हैं इसको। उसके बाद ये R23.1 का भी आंसर हम लोगों ने सॉल्व करके निकाल लिया। देन इंटरप्रिटेशन आ जाती है। पहले की इंटरप्रिटेशन 12.23 की आ जाएगी के 0.0 के बराबर है और इंडिकेट कर रहा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट को मार्क्स ऑब्टेन और जनरल नॉलेज के दरमियान, ठीक है। सेम लाइन इसी तरह से हम नेक्स्ट की बना लेंगे। R13.2 को लिखेंगे कि वो किसके बराबर आया। फिर थर्ड हम लोग लिखेंगे R0.21 किसके बराबर है और इसकी इंटरप्रिटेशन कर देंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग 11.14 क्वेश्चन करते हैं।
9.14 क्वेश्चन के लिए भी हम लोगों को जो है ना इक्वेशंस गिवन है और हम लोगों ने जो है ना पार्शियल कोरिलेशन निकालने हैं तीनों, ठीक है। उसमें भी हम लोगों को बी गिवन है। आप लोगों को पता है अगर बी गिवन हो तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। हम लोग सबसे पहले बी निकाल लेंगे सारे, ठीक है। 1 2.3 का 1 3.2 का 1 2 बी 1.3, ठीक है। इस तरह से हम सारे बी निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग आर निकालना शुरू करेंगे। आर 2.3 निकालने के लिए दोनों बी को मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा आर 2.3 का, ठीक है। उसके बाद आर 13.2 निकालने के लिए हम उसको सेम इस तरह करेंगे, 13.2 मल्टीप्लाई बाय 13.2, दोनों वाला बी यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसका अंडर रूट लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। थर्ड वाला इस तरह से ही करेंगे, हम लोग लिखेंगे, उसका आंसर निकालेंगे। अब हमारे पास सारे आर आ गए हैं, ठीक है। सारे आर आने के बाद हम लोग R12 निकालेंगे, इसके बाद पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे R12 का। फिर R13 लिखेंगे, इसके अंदर इसका फॉर्मूला लिखेंगे, इसके अंदर इसके वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लास्ट पार्शियल कोरिलेशन है हमारा R23, ठीक है। उसके अंदर उसका फॉर्मूला लिखेंगे, उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं। आप लोगों ने फॉर्मूला को चेंज करना है और आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हमारी ये वीडियो खत्म हो रही है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरे को पता है काम होता है। Assalamualaikum, welcome to my new video इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1। शेर मोहम्मद अली चौधरी का हम लोग के एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। 11 का 11.15 क्वेश्चन। इसके अंदर जो है ना बी पार्ट, ए पार्ट हम लोगों का थ्योरम का है, वो हम लोग बाद में एक अलग से वीडियो बना के सॉल्व करेंगे। बी पार्ट के अंदर हम लोगों को जो है ना 3 डिफरेंट तरह की जो है ना वैल्यूज गिवन दी हुई है, R12, R23 और R31 की, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने ये करना है कि हम लोगों ने चेक करना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। और जो हमारे पार्शियल कोरिलेशन की रेंज होती है ना, वो 0 से 1 तक होती है। इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ये बात याद रखना लाजमी है। अब सबसे पहले हमने बी पार्ट सॉल्व करने के लिए R12, R23, R31 की वैल्यू लिखी है। इसके बाद हम लोगों ने इसको पार्शियल कोरिलेशन R12.3 के फॉर्मूले के अंदर पुट किया है। अब R इसके अंदर पुट करने से ना हमारा जो आंसर है ना 1.92 आया था। अब 1.92 हमारा 1 से बड़ा है, इसलिए हम लोग जो है ना इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। लाइक हम लोग R12.3 था ना, हम R13.2 नहीं निकालेंगे। इस तरह से हम बाकी दोनों फॉर्मूलाज नहीं सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम करेंगे दूसरा डाटा उठाएंगे अपना, हम हमारा दूसरा डाटा देखेंगे, उसके अंदर उसी आप भी यही करेंगे, R12.3 निकालेंगे, उसको भी हम लोग फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करके चेक करेंगे, आंसर
हमारा इसका आंसर भी 1 से बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको भी यहीं पे स्किप कर देंगे, बाकी दोनों इसके नहीं करेंगे क्योंकि ये आर अपनी रेंज से बड़ा हो गया तो ये पॉसिबल नहीं है। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर हम लोगों को जो वैल्यूज गिवन थी उसके मुताबिक हम फॉर्मूला लिखेंगे R12.3 का, उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। अब देखिए फॉर्मूला ये सॉल्व करने से हमारा आंसर जो है वो हमारा 0.88 आ रहा है, मतलब ये हमारी रेंज के अंदर लाई कर रहा है, इसलिए हम इसके बाकी दोनों फॉर्मूलाज भी करेंगे। अब दूसरा फॉर्मूला इसका है 13.2 का, उसका फॉर्मूला लिखा, उसके वैल्यूज पुट की, उसका आंसर निकालिए। अब ये भी हमारा रेंज के अंदर आ रहा है। देन हम लोगों का जो है ना R23.1 का है फॉर्मूला, उसके अंदर हम लोगों ने वैल्यूज पुट की और हमारा आंसर -0.94 आ रहा है। चलें, अभी हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11.16। अभी हमारे 11.16 क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें S1, S2 और S3 की वैल्यूज गिवन है और हमें कहा हुआ है, और हमें R12 की गिवन है, R13 की, R23 की। अब हमने कहा हुआ है कि हम फाइंड करें 13.2 और हम लोग निकालें X4 की रिग्रेशन लाइन निकाली भी, और उसका हम लोगों को कहा है हम निकालें R42, R43, R43.2। चले हम इसको सॉल्व करते हैं। अब उन लोगों ने हमें 4 चीजें फाइंड करने के लिए कहा है। जो सबसे पहले चीज का थी वो थी कि 13 के लिए 13.2 निकालना है आपने, ठीक है। इसके अंदर आप फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है ना क्वेश्चन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब जिसका नेक्स्ट पार्ट है, मतलब R42 निकालें। जब हमें वैल्यूज S1, S2 के हिसाब से गिवन है और S3 के हिसाब से, तो हम इस फॉर्मूला को S1, S2 में कन्वर्ट कर देंगे। लाइक 4 की जगह हम उसको 1 कर देंगे और 2 की जगह हम 2 ही रहने देंगे। तो हम इसको फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे, S1, S2, R12 प्लस S2 का स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर प्लस 2S1, S2, R12 और अंदर S2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग वैल्यूज पुट की है अपनी, और वैल्यूज पुट करके हमने इसका आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट हमारा है R43। अब 43 में भी यही करेंगे, 4 को हम 1 लिख लेंगे और 3 को हम 3 रहने देंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमने कन्वर्ट किया बिल्कुल सेम उसी तरीके से, और इसके अंदर वैल्यूज पुट किए और इसका आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट हमारा पार्शियल कोरिलेशन है 43.2 का। अब हमारे पास R43 भी है, R42 भी है, तो R23 भी है, ठीक है। तीनों चीजें हमारे पास आ गई हैं। इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। अभी फॉर्मूला देखिए किस तरह चेंज हुआ है। R43 हमारे पास था ना, इसको हमने वैसे ही लिख दिया। उसके बाद हम करेंगे 4 को इस वाली वैल्यू के साथ, फिर हमने ये लिख दिया। उसके बाद ये 2 वैल्यूज बची है ना, इन्हें आपस में लिख देंगे। अब आप 3, 2 लिखे या 2, 3 एक ही बात होती है, ठीक है। उसके बाद ये वाली वैल्यू एक दफा नीचे स्क्वायर करके 1 से माइनस कर देंगे, ये वाली वैल्यू स्क्वायर करके 1 से माइनस कर देंगे। देन हम लोग इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब 11.20 करते हैं।
उसके बाद हमारे 11.20 क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें कहा है कि हम लीस्ट स्क्वायर का मेथड यूज करें और हम लोग जो है ना फाइंड ए क्वाड्रेटिक मॉडल y इज इक्वल टू a प्लस बी बीटा 1x प्लस बीटा 2x स्क्वायर और प्लस e। ठीक है, प्लस e हमारा एरर करेक्शन के लिए टू द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा से हम लोगों ने ये कैलकुलेट करना है और हमने स्टैंडर्ड एरर भी निकालना है। सबसे पहले बीटा 1 के लिए और बीटा वगैरह की जितनी भी क्वेश्चंस हैं हम वो लिख लेंगे अपनी। उसके बाद हम लोग इसके इन सब क्वेश्चन में जो जो हमें डाटा चाहिए वो सारा निकाल लेंगे। मतलब एक्स वाई तो हमारे पास गिवन है, x2 चाहिए, x3 चाहिए, x4 चाहिए, एक्स वाई चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई चाहिए और वाई स्क्वायर चाहिए। ये निकाल के इनका सम कर लेंगे हम लोग। उसके बाद सबसे पहले a निकालने के लिए हम लिखेंगे 5a मतलब n ऑफ a प्लस एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर b2। ठीक है, और इक्वल हो जाएगा हमारे y के। अब हमने अपने तरफ से जो है ना क्वेश्चन जिस तरह बनानी है कि हम a b बीटा 1 और बीटा 2 निकाल सके। सेम इस तरीके से दूसरी क्वेश्चन बनेगी सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू बीटा 1 एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर और तीसरी क्वेश्चन बनेगी a सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर सिग्मा एक्स 4। ठीक है, इस तरह से ये भी क्वेश्चन बन जाएगी हमारी। इसके अंदर भी वैल्यूज पुट करेंगे हम लोगों का a बीटा 1 बीटा 2 निकल आएगा। उसके बाद हम लोग इनको रिग्रेशन लाइन के अंदर पुट करेंगे, हमारी रिग्रेशन लाइन निकल आएगी। उसके बाद हम लोगों को जो स्टैंडर्ड एरर निकालने का कहा था उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर हम लोग वैल्यूज पुट करने का y माइनस वाई हैट जो होता है हमारा वो हमारा बराबर होता है सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस a सिग्मा वाई माइनस b1 सिग्मा एक्स वाई माइनस b2 सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब इसके अंदर नीचे n माइनस 3 इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे 3 वेरिएबल अननोन है x y और जो है ना एक्स स्क्वायर। ठीक है, नहीं सॉरी b1 b2 और a हमारे ये 3 वेरिएबल अननोन है। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने n-3 लगाया है। इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब रह गए हमारे थ्योरम, वो हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके अंदर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Assalamualaikum, welcome to my new video इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1। 6 मोहम्मद अली चौधरी का हम लोग के एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 11 का ए पार्ट वाला प्रूफ जो हम लोगों ने स्किप किया था कि हम लास्ट में बनाएंगे करेंगे। ठीक है, मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट का हमने प्रूफ करना है। ये वाला हमने प्रूफ करना है कि R1.23 जो का स्क्वायर जो है वो इसके बराबर है। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे R इक्वल है कोवेरियंस ऑफ x1 x हैट 1 के बराबर और नीचे हम कर देंगे अंडर रूट वेरियंस ऑफ x1 वेरियंस ऑफ x हैट 1। उसके बाद हम लिखेंगे R 1.23 बराबर है सिग्मा x1 के और सिग्मा x हैट 1 के और नीचे जो है ना इसी तरह से रहेगा जैसे ऊपर था। उसके बाद हम इसे कह देंगे
देंगे इक्वेशन ए। देन हमें सबसे पहले सॉल्व करना है इसको, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम करेंगे सिग्मा x1 सिग्मा x हैट 1 बराबर है सिग्मा x1 के, और अंदर हम लिख देंगे सिग्मा x हैट 1 की वैल्यू। वो वैल्यू है हमारी x1 माइनस x1 1.23। देन हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इकट्ठा लिखा जाएगा। और अगर हम इसको अगर हमारी कोई भी वैल्यू x1 के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो उसी चीज का स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, ये हमारा एक रूल है। और ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। उसके बाद इसकी जगह हम लिख देंगे ns1 स्क्वायर और माइनस ns1.23 स्क्वायर। अब ये फॉर्मूलाज है, ये आपने याद करने हैं कि किसकी जगह क्या लिखा जा सकता है। उसके बाद हम लोग इसमें से n को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा s1 स्क्वायर माइनस s1.23 का स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा हमारा सिग्मा x1 x हैट 1 के। ये हमारी सिग्मा x1 x हैट 1 की वैल्यू निकल आई है। नेक्स्ट हमारा है वेरिएंस ऑफ x1, वो बराबर है x1 का स्क्वायर माइनस सिग्मा x1 का होल का स्क्वायर, और ये बराबर हो गया हमारा s1 के स्क्वायर के माइनस ये हमारी पूरी वैल्यू आ गई 0 के बराबर। इस तरह से हमारा वेरिएंस ऑफ x1 भी निकल आया, वो आ गया ns1 का स्क्वायर। उसके बाद हमारा रिमेनिंग रह गया सिग्मा वेरिएंस ऑफ x हैट 1। ठीक है, वो इक्वल है सिग्मा x हैट 1 स्क्वायर माइनस सिग्मा x हैट 1 का होल का स्क्वायर। अब इसकी जगह जो है हम लोग ये पूरी वैल्यू लिख देंगे, हमने को 90 पीछे निकाली है। ठीक है, उसका स्क्वायर लिख देंगे और इसकी जगह आ जाएगा 0। इसके बाद इसका फॉर्मूला खोलेंगे हम a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab वाला, और इसकी जगह हम लोग लिख देंगे ns1 का स्क्वायर माइनस ns1.23 का स्क्वायर, और इसमें से हम लोग ले लेंगे n को कॉमन तो बचेगा s1 का स्क्वायर प्लस माइनस s1.23 का स्क्वायर। ये हमारा आ गया वेरिएंस ऑफ x हैट 1। उसके बाद हम इसे इक्वेशन ए में पुट करेंगे। ए में पुट करने के बाद हमारा आ जाएगा ns1 का स्क्वायर माइनस s1.23 का स्क्वायर। नीचे अंडर रूट के अंदर हम वैल्यूज लिख देंगे जो हमारी है ns1 का स्क्वायर पॉइंट ns1 का स्क्वायर माइनस s.123 का स्क्वायर। उसके बाद हम लोग ले लेंगे ऊपर ये n है, ठीक है, और इसमें n भी 2 है और s1 का स्क्वायर है। ये दोनों अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, n जो है n से कट जाएगा। उसके बाद अंडर रूट की जगह 1.2 आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा और ये s1 का स्क्वायर नीचे रह जाएगा। उसके बाद s1 का स्क्वायर s1 से कट जाएगा और उसका 1/2 इसी तरह रहेगा। इसकी जगह 1 आ जाएगा माइनस, वैसे ही इसकी जगह यही वैल्यू आ गई, नीचे s1 का स्क्वायर आ जाएगा। हम इसे कह देंगे इक्वेशन बी। इसके बाद पहले हम लोग ये वाली वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे 1/n सिग्मा x1 का स्क्वायर x1.23 का स्क्वायर। ठीक है, अब एक x हम बाहर छोड़ देंगे, बाकी एक x हम लोग इक्वेशन के साथ लिख देंगे जो हमारी b12.3 x2 माइनस b13.2 x3 की बनती थी। अब ये जो x है हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया सब
सबके साथ ये स्क्वायर हो गया, यहाँ पे सिग्मा x1 आ गया, यहाँ पे भी इस तरह से सिग्मा x1 आ गया। उसके बाद हम लोगों ने किया 1/n, ये था ना, इसकी जगह जो है ना हम लोगों ने लिख दिया n(s1) का स्क्वायर, ये इसी तरह आ गया। इसकी जगह हम लोगों ने लिख दिया n(r12) s1 s2, ठीक है। और उसके बाद इसकी जगह यही आ गया, इसकी जगह हम लोगों ने इसकी वैल्यू लिख दी 1/n, तो हमारा ये वाला आ रहा है, ठीक है, जो बाहर था। और n हम लोगों का जो है ना इसकी वैल्यू वाला आ रहा है nr13 s1 s3। उसके बाद ये n सबका कट गया, ठीक है। उसके बाद s1 का स्क्वायर माइनस b12.3 r12 s1 s2 माइनस 13.2 और जो है ना r13 s1 और s3। अब हमारा जो है ना ये सिर्फ रह गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हम इसी तरह लिख देंगे, b की जगह उसका हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है, b का ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद करना है। उसके बाद इसकी जगह पे हम लोगों ने इसको वैसे ही लिख दिया, इसकी जगह पे इसका फॉर्मूला लिखा और इसकी जगह को इसको वैसे ही लिख दिया। s3 s3 से कट गया, s2 s2 से कट गया। देन ये जो बाहर चीजें थी ये मल्टीप्लाई होगी, अंदर जाके बाहर चीजें थी अंदर जाके मल्टीप्लाई होगी। s1 का स्क्वायर हो गया और अंदर सब कुछ जो है ना मल्टीप्लाई होने के बाद r12 का स्क्वायर माइनस r12 1323 बच गया और s1 का स्क्वायर r13 का स्क्वायर माइनस r13 r23 बच गया और नीचे -1 माइनस r23 का स्क्वायर दोनों जगह आ गया, ठीक है। उसके बाद हम ले लेंगे इसका एलसीएम, दोनों जगह सेम था, हम लोगों ने इकट्ठा लिख दिया और इसको एक दफा ऊपर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इस इक्वेशन को देखेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग सेट कर लेंगे, ठीक है, मतलब इसको सीक्वेंस में लिख लेंगे। सीक्वेंस में लिखने से आ जाएगा 1 माइनस r12 का स्क्वायर, 1 माइनस r13 का स्क्वायर माइनस r23 का स्क्वायर प्लस 2 r12 r13 r23। नीचे आ जाएगा 1 माइनस r23 का स्क्वायर और यहाँ बाहर s1 का स्क्वायर आ जाएगा। देन हम लोगों ने इस पूरी क्वेश्चन को और इस पूरी वैल्यू को हम लोगों ने अपनी इक्वेशन 2 की वैल्यू फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है। वो क्या था, 1 माइनस यहाँ पे जो भी था हमारा था यहाँ पे s1.23 का स्क्वायर, उसकी जगह हमारी क्या वैल्यू आई है, ये पूरी वैल्यू, इस पूरी वैल्यू को लिखेंगे। 1 2 हमारा वैसे ही इक्वेशन का आ गया, नीचे s1 का स्क्वायर भी हमारा इक्वेशन का आ गया, इसको इसके साथ कट कर देंगे। इसके अब जो है ना हम लोगों ने फॉर्मूले में जो चीज बाकी जो बची हमारी वो लिखी। अब देखें हमने इसका ले लेना है एलसीएम, ठीक है। r-1 2 3 का स्क्वायर है ना, इसका हम ले लेंगे एलसीएम। अब ये हमारा ऊपर नहीं था तो हम इसको ऊपर लिख देंगे, बाकी हम लोग सारा जो है ना जो वैल्यूज माइनस में थी उन्हें प्लस कर देंगे, ठीक है। और जो ये माइनस प्लस में था ये माइनस हो जाएगा, बाकी सेम वैसे ही रहेगा। इसके साथ कटिंग हो जाएगी, जो प्लस और माइनस के होंगे ये 1 इसके साथ ये इसके साथ कट जाएगा,
जो बचेगा वो हमारा बन जाएगा फॉर्मूला। अब 1/2 की जगह हमने लिख दिया अंडर रूट। अब 1.23 का फॉर्मूला हमारा आ गया R12 का स्क्वायर प्लस R13 का स्क्वायर माइनस 2 R2 R12 R13 R23 ओवर R1 माइनस R23 का स्क्वायर। सिमिलरली हम लोग इसका स्क्वायर ले लेंगे तो हमारा अंडर रूट चला जाएगा। यह हमारा ये प्रूफ सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हमारा प्रूफ है 11.11 का ए पार्ट। इसका प्रूफ हमने करना है कोफिशिएंट ऑफ पार्शियल कोरिलेशन वाला। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। इसके अंदर हमारी डेविएशन था x01 इक्वल है हमारा b13 x3 के बराबर x2 हमारा बराबर है b23 x2 के बराबर x3 के बराबर। इसके अंदर रेसिड्यूअल्स आ जाएंगे हमारे x1.2 x1.3 जो होगा वो बराबर होगा x1 माइनस x1 के और x2.3 जो होगा वो बराबर होगा x2 माइनस x2 के। x1 की जगह हम लोग लिख देंगे b13 और x3। ठीक है, जैसे ऊपर हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, और इसी तरह से हम इसमें भी यही करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू लिख देंगे। देन हम अपना इसके अंदर b का फॉर्मूला ऐड कर देंगे। b13 का फॉर्मूला हो जाता है S1 ओवर S3 R23। बाकी सेम उसी तरह उतार लिया हम लोगों ने। उसके बाद इधर b23 का आ जाता है R23 S2 ओवर S3। देन हमारा R का फॉर्मूला है x सिग्मा x1.3 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा x2.3 डिवाइड बाय अंडर रूट के अंदर दोनों का हम लोगों ने स्क्वायर ले लिया। ठीक है, x1.3 का स्क्वायर और x2.3 का स्क्वायर। इसे हम कह देंगे इक्वेशन ए। देन हम लोग सबसे पहले इसके अंदर ऊपर वाली चीज फाइंड करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने जो हमारी ऊपर इक्वेशन सी इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिखी, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिखी, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से हमारी ये पूरी इक्वेशन बन जाएगी। x1 x2 की सिग्मा बाहर रहेगा माइनस R23 S2 ओवर S3 x1 x3 माइनस R13 S1 ओवर x3 x2 प्लस आ जाएगा R13 R23 S1 S2 ओवर S3 का स्क्वायर x3 का स्क्वायर। ठीक है, अलग से आ जाएगा S3 का स्क्वायर और x3 का स्क्वायर। देन हम लोग सिग्मा अप्लाई कर देंगे। सिग्मा अप्लाई करने से सबके साथ सिग्मा आ जाएगा और इसकी जगह पे जो है ना कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसकी जगह पे भी वैसे ही रहेगा ये। और बस जो है ना सिग्मा इसके साथ x के साथ अप्लाई हुआ है और सबसे पहले वाले x के साथ अप्लाई हुआ है। अब इसकी जगह पे हम लोग जो है ना पीछे इक्वेशन हमने निकाली है उसकी जगह पे जिसकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं वो निकालेंगे। ये इस तरह रहेगा, इसकी वैल्यू निकल आएगी, बाकी इसकी जो वैल्यू निकल आएगी, सारी हम वैल्यूज पुट कर देंगे। उसके बाद हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। इसमें S3 से कट जाएगा, ये S3 से कट जाएगा, ये S3 का स्क्वायर, ये S3 का स्क्वायर से कट जाएगा। उसके बाद जो बचेगा हम वो लिख लेंगे। ठीक है, वो लिखने के बाद भी ना हमारी ये वाली इक्वेशन पूरी इस इक्वेशन के साथ कट जाएगी। देन हमारा बचेगा ये सिर्फ
उसके बाद इसमें से हम ले लेंगे NS1 S2 को कॉमन, बचेगा R12 माइनस R13 R23। ठीक है, ये हमारा आ गया सिग्मा x1.3 x2.3। ठीक है, देन हम लोगों ने निकालना है सिग्मा 1.3 का स्क्वायर। अब इसके हम लोगों ने भी शुरू में ही डेविएशन निकाली है, उस डेविएशन का हम ले लेंगे स्क्वायर। उस डेविएशन का स्क्वायर लेने के बाद हम लोग इसका खोल देंगे फॉर्मूला, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, देन हम लोग इसका जो है ना फॉर्मूला के अंदर भी जिस की जगह जो वैल्यू पुट हो सके करेंगे। सिग्मा x1 की जगह NS1 का स्क्वायर, बाकी इसी तरह आ गया। ठीक है, इस x3 के स्क्वायर की जगह NS3 का स्क्वायर। ठीक है, ये इसी तरह आ गया सारा। उसके बाद इसकी जगह पे भी n सिग्मा R12 S1 S3। ठीक है, अब इसके अंदर भी SC से कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो जो बचेगा हम वो लिख लेंगे। अब ये सारा 0 के बराबर हो गया। ठीक है, तो बचा हमारा NS1 माइनस N R13 2 S12। ठीक है, अब इसमें से हम लोग NS1 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1 माइनस R13 का स्क्वायर। सिमिलरली जैसे हमने 1.32 निकाला है, 3 का स्क्वायर निकाला है, इसी तरह हम निकाल लेंगे 2.3 का स्क्वायर। वो निकल आएगा, यहाँ S1 था, यहाँ S2 आ जाएगा, यहाँ R13 था, यहाँ R23 का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद सारे रिजल्ट हमने क्वेश्चन ए के अंदर पुट कर दिए। ए के अंदर पुट करने के बाद ये नीचे से हमारा कॉमन आ रहा था, स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर से बाहर निकल आएगा NS1 S2। इसको हम कट कर देंगे, ऊपर नीचे जो बचेगा वो लिख देंगे, और जो ये हमारा बचा है वो हमारा फॉर्मूला है R12.3। सिमिलरली इसी तरीके से हमने लिखना है R13.2 का फॉर्मूला। यहाँ R12 था ना, तो पहले R12 आया था, फिर इस वन को इस सी के साथ लिखा, और फिर इन दोनों वैल्यूज को लास्ट वाली आपस में साथ लिखा, और उसके बाद फिर इसी तरह से इस वैल्यू को इसके साथ लिखा, एक दफा स्क्वायर ले लिया था, एक दफा इन दोनों का स्क्वायर। सेम इसी तरीके से आपने 13.2 के अंदर भी करना है। 13 का इकट्ठा लिख दिया, फिर 12 को इकट्ठा लिख दिया, फिर 32 को, अब 2 3 लिखे, 3 2 लिखे, बात एक ही है। ठीक है, नीचे भी इसी तरह कर देना है, और इसी तरह ये फॉर्मूला भी बन जाएगा हमारे। यहाँ हमारी ये वाला प्रूफ सॉल्व हो गया। हमारा 11.15 ए, इसके अंदर हमें 2 इक्वेशंस दी हुई है। ठीक है, हम लोगों को उन्होंने खुद ही इक्वेशंस दी हुई है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को इरिगेशन इक्वेशन देने के बाद कहा है हमने x1 रिलाई करता हो x2 और x3 पर, और x3 और x2 रिलाई करते हो x1 पर। हमने ये इक्वेशन निकालनी है। उसके बाद हमने प्रूफ करना है कि R13.2 का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा 13.2 मल्टीप्लाई बाय B31.2 के। अब हमारी इक्वेशन है x1 x2 x3 लिख देंगे, इसके साथ हम लिख देंगे B12.3 B13.2। उसके बाद हम इसको जो है ना एक दफा मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा 3 के साथ। इक्वेशन 1 बन जाएगी।
सेम इसी तरीके से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, यहाँ पे 2 3 आ जाएगा इकट्ठा और यहाँ 3 का हो जाएगा स्क्वायर, ये 2 इक्वेशन। देन आर का फॉर्मूला लिखेंगे, इसकी जगह पे हम लोग दोनों की जगह पे लिख देंगे ns1 का स्क्वायर ns2 का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर है अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, बाहर आने के बाद हम इसको यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा सिग्मा x1 x2 के। देन हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन, इसके अंदर जहां हमारा x1 x3 था ना, मतलब x1 x2 है, उसकी जगह पे हम पुट करते जाएंगे r n s1 s2, ठीक है। सेम इस सारा इसके अंदर हम लोग जो है ना इस तरह से चेंज कर देंगे, इसकी जगह पे यहाँ पे जो है था हमारा x2 का स्क्वायर, इसकी जगह पे आ जाएगा ns2 का स्क्वायर और यहाँ पे जहाँ 2 3 था वहां आ जाएगा r2 3 ns2 s3, ये 4 इक्वेशन बन गई। सेम इसी तरीके से हम इसको 2 1 3 के लिए चेंज कर लेंगे, r13 ns1 s3 आ जाएगा, b13 1 2.3 वैसे ही आ जाएगा और यहाँ पे हमारा था 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 नहीं था 2 3 था यहाँ पे, तो हम लोग लिख देंगे r23 s2 s3, ठीक है, ns2 s3 आ जाएगा प्लस b13.2 ns3 का स्क्वायर, ये 4 इक्वेशन बन गई। उसके बाद हम इक्वेशन 3 को भी डिवाइड कर देंगे ns2 से और 4 को ns3 से। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा r12 s1 इक्वल हो जाएगा b12.3 s2 और प्लस आ जाएगा b13.2 r23 s3, ठीक है, थर्ड इक्वेशन, सॉरी फिफ्थ। इसी तरीके से हमारी जो है ना नेक्स्ट बन जाएगी इक्वेशन, इसको हम s3 से डिवाइड कर देंगे, जहाँ s3 का स्क्वायर था वो सिर्फ s3 बच जाएगा और जहाँ हमारा s3 नहीं था वहाँ s3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन 6। देन हमारे पास हम लोगों ने करना है इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई r23 के साथ और माइनस कर देना है उसको इक्वेशन 6 से। जब मैं इसको r23 के साथ, क्योंकि हम लोगों को ना दरमियान की वैल्यूज जो है ना सेम चाहिए ताकि हम किसी एक चीज को कट कर सके, तो इधर r23 नहीं था, इधर r23 आ जाएगा, इधर r23 था, इधर r23 आ जाएगा, इधर r23 का स्क्वायर नहीं, सिर्फ r23 था, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 6 नीचे लिखी, उसको कट कर दिया, इस हम अपनी नीचे सारी वैल्यूज लिख देंगे s1, ठीक है, s1 हम लोग कॉमन ले लेंगे, 2 दफा था ना तो s1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम लोग s3 और b13.2 को बाहर ले लेंगे। उसके बाद हम लिख देंगे b13.2 को यहाँ पे और जो हमारा ये वाली वैल्यू है ये इसी तरह से आ जाएगी और ये यहाँ जाके हो जाएगी डिवाइड। सिमिलरली हम लोगों का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा b12.3 के लिए s1 s2, ऊपर s1 s3 था, ठीक है, s1 s2 हो जाएगा r12 माइनस r13 r23 ओवर r1 माइनस r23 का स्क्वायर। उसके बाद प्रूव में हमें कहा गया था कि हम लोगों ने सिमिलरली इक्वेशन निकालनी है, रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें हमारा x3 लाई कर रहा है b32.1 x2 प्लस b31.2 x1, ठीक है। अब b32.1 के लिए हम फॉर्मूला कैसे चेंज करेंगे, देखें
ये जो दोनों होती है ना, ये S3 और S2 हो जाते हैं। ठीक है, दूसरे वाला नीचे आ जाता है, पहले वाला ऊपर रहता है। उसके बाद 2 3 ये दो वैल्यूज है ना, आप इन्हें 3 2 लिखो या 3 2 बात एक ही है। ठीक है, उसके बाद एक दफा 3 1 के साथ, एक दफा 2 1 के साथ। ठीक है, देन हमारा ये दो पॉइंट्स होते हैं ना, इनको हम नीचे का स्क्वायर के साथ लिख देते हैं। सेम इसी तरह से ये फॉर्मूला हमारा बनेगा। 3 1 था, 3 ऊपर रहेगा, नीचे सेकंड वैल्यू नीचे आ जाएगी। देन हमारा 1 3, फिर उसके बाद 1 2 और 2 3। ठीक है, चाहे आप 3 2 1 2 आप इनको आगे पीछे करने को फर्क नहीं पड़ता। देन हमारे ये दो पॉइंट्स जो है, ये साथ में 1 2 का स्क्वायर हो जाएगा। देन हमने ये प्रूफ करना था कि B13.2 है, इसको मल्टीप्लाई करें B3.2 के साथ, तो हम लोगों का जो आंसर है वो R13.2 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। मल्टीप्लाई करने के बाद इनको मल्टीप्लाई के लिए हमने क्वेश्चंस को साथ लिखा, उसके बाद ये तो हमारा कट गए। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट थे सारे। उसके बाद इन दोनों को हमने साथ लिख दिया, ये स्क्वायर हो गए हमारे। ये एक ही दफा था, मतलब एक जैसा, तो हमने एक दफा लिख के इसका स्क्वायर कर दिया, इन दोनों को साथ करके लिख दिया, अलग अलग स्क्वायर ले लिया, और ये हमारा प्रूव हो गया कि ये हमारा इसके बराबर है, क्योंकि ये हमारा आ गया है R13.2 के स्क्वायर के बराबर। तो ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट कोई चैप्टर करेंगे, उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Greetings. Today we'll be doing part 2 of Shir Muhammad Chaudhury's book. Today we'll be doing part 14. In part 14, we're given sample data. 4, 5, 6, 7, and 8. We're told to let X be the age of any child. Find the following, find the following. Now we're given 2 parts. We have to find them. Within this, we have to find the mean. We have to create a sample distribution. First, we did it X times. Then we have to find the mean. After that, we have to find the sample mean. Then we have to find the mean and standard deviation error X times. Let's solve this. First, we wrote down the population we were given, 4, 5, 6, 7, 8. Then, what is our population size? How much is it? Okay, there are 5 values, so we'll write 5. The sample size was told to us in the statement itself that it's 2. And we denote the sample size by n. Okay? After that, our question is with replacement. That's why I wrote "r" here. Okay? So we'll solve this by writing n to the power of n, meaning large n, or 5 to the power of 2. That gives us 25. This means we need to create 25 possible samples. To create possible samples, first we'll divide 25 by what we get. What's our population size? Okay. What do we get when we divide 25 by 5? Okay. So we'll write our first population number 5 times. Then our answer, 5 is 5.
by dividing 25 by 5. We'll divide it once again by our population size, giving us 1. Okay? Now, this one means we'll write all the values one by one again. We wrote the previous population number 5 times. 4, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Then ours was 4, 5, 6, 6, 7, 8. We wrote them one by one. In the same way, we'll write 5 times. 5 times. After that, we'll write each subsequent value one by one. Now, in width substitution, 4 can pair with 4. 5 can pair with 5. 6 can also pair with 6. Oh, then we found all our samples that's possible. Now, after this, we start finding the mean. We'll find the mean like this. 4 plus 4, 8, divided by 2 gives 4. 4 plus 5, 11, divided by 2 gives 4.5. We'll find all of them the same way, ignoring it. We'll create a sample distribution x times. We'll find x times. This is how our x times work out. Now you've calculated the mean of all the possible samples. This 654 we calculated above is all of them. Now we'll count what we have. There's 4, 4.5, 5, 5, 5.5, 6, 6.5, 6.5, 7, 7.5. Now we'll write these down one by one, okay? We'll write down 4, 4.5. We also have 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, okay? Then how many times has 4 appeared? 4 appeared one time. We've calculated that. How many times has 4.5 appeared? 2 times. We've written it down 2 times. Now we'll calculate our frequency. After that, we'll calculate the FX bar. The FX bar is calculated this way. Total all the frequencies you've obtained. Their total should correspond to our number of possible samples. It should equal 25. Then you keep dividing each frequency by 25, okay? Okay. Divided 1 by 25, divided 2 by 25, divided 3. 3 by 25, divided 4. In this way, we will keep dividing all of them. Our fx will be found. xfx means that this is our fx. We multiply it with x. 4 times 1 equals 425. Multiply 4.5 by 2, 9 equals to 25. Okay, multiply 5 times 3, it will come to 15. Divide by 25. It will remain like this. In this way, we will take out this entire column. After taking out the entire column, we will take its total. It will come to 150. We will divide it by 25. Then we will take x squared 4 times 4. What will it become? 16 multiplied 16 by 1 here. 16 equals 25. Similarly, here, in this way, we have to do all our columns. We have to take the square of this x value first. Can we multiply it by fx? Oh, this will give us our column of x squared, fx, and we'll total it. Next, we'll find our mean x times. We represent the mean x times by mu x. And its formula is Cx xf x.
Okay? We'll divide this by the answer we got. The answer obtained after dividing is our x. Then we'll find the variance. We'll represent the variance of x times c squared x. Its formula is x squared fx minus c square of mu x. Instead, we'll find the value we found from the table. We'll subtract the mu we just found by the square of it. Okay? That's how we get our variance. This will give us our variance. Then we'll find the standard deviation x times. The formula for finding the standard deviation is the same. Take its under root. So instead of using the under root formula, we'll take the under root of the direct variance. This will give us our answer to the standard deviation. Then we also need the population mean x times because we need to do the verification. So for this, we'll find their total. To find mu, we'll divide x times by n. Right now we have a large n. Okay? We'll divide it. Then we'll find our standard variance. Our method for finding the variance is the same. Saf squared split n dash me squared. Put its values inside this and find the answer. Then we're left with the standard deviation. We'll find the standard deviation the same way we take the under root of the variance. This will give us our answer. Then we'll do the verification. To do the verification, we'll set mu x times equal to mu. This is our formula. Okay. We have to remember which variation equals which. Okay? Now our mu of x times is also 6, and this also means we got it right. Then our sin is x times the square, and this is equal to sin x over. Now you have to remember to put a small n here. If you replace this with its value, our answer will be 1. These are also equal. Next, the standard deviation. Then the standard deviation, we will do the same to find the standard deviation. We will write its value in its place, and our answer will be 1. Here, our question is solved. We will do the 14.27 question. Within this, we have the population given, and we are told to find the sample size. Our n is equal to 2. This is a question without replacement. And we have to construct the sampling distribution with size 2. Let's construct it now. First, we'll write our population. We'll write the population size. Then we'll write our sample size. Okay? The formula for finding the number of possible samples without replacement is n combinations of small n, 6 and 2. We can calculate it directly from a calculator. So ours will be 15. Then we have to create samples without replacement. Samples are created like this. Now let's see if we have a population. Do we have a population? Now look, this is 2, this 2 with 4, then this 2 with 4, this 2 with 8, sorry, this is a 8, sorry, this is our 8, okay? Then after that, this 10 with this 10. After that, forget the 2.
Okay? Then 4 with 8, then 4 with 8, then 4 with 10, 4 with 10. Then you leave this one out too. 8 with 8, 8 with 10, 8 with 10. Leave it out. Leave it out. 8 with 10, 8 with 10. Leave this 10 with 10. Now this is over here. In the same way, you have to create samples and write them down. We have created samples and written them down. After that, we also calculated their mean. After calculating the mean, we have the distribution of 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, right? Right? We have the division of 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We have calculated the frequency. We have calculated f of x times. Now with these things, our distribution is complete. In this question, we were asked to calculate the distribution only. Therefore, we have calculated the distribution only. After that, there is question 14.28. In this tool, we are given 2 of 6 populations. We have been asked to create the distribution of x times. Sampling distribution with when random sample of 4 hours. And we have to construct it with replacement, and we have to verify both the mean and the variance. Let's solve this. Now, population 246, the population size is 3, the sample size is 4. Now, the number of possible population samples is n to the power of n 81. Now, what will you do with 81? First, divide 81 by 3. Our answer will be 27. Now, this first 2, you will write it 27 times. Okay, then divide 27 by 3 again, and we get 9, and we get 9. Now, this second one with replacement happens to be 2, which is 2. So this means that you will write 2 9 times. Then you will write 4 9 times. Then you will write 6 9 times. After this, you will divide it again by 3, and 3 will become 3 palm. 3 times 3 equals 9. That is our answer 3. This means that for every third, we'll write the number 3 times again. 2 3 times, 4 3 times, and 6 3 times, and if we divide 3 by 3, we get 1, meaning every number will be written once. Now let me show you how this will happen. We created 4s because we were given 4s. If we were given 3s, if we were given 4s, we'd have to make pairs of 2s and 2s. No matter how many 4s you were given, you'd have to create that many pairs. Now see how many times we had to write the first 2, 27 times. No matter what number it was, we had to write it 27 times. So we wrote it 27 times. Then what did we find for our next 2? Our next 2 was supposed to come out 27 times. The previous one was how many times did we have to write the next 2? 9 times. How many times do we write the next 2? 9 times. Okay, then how many times did we have to write once? We wrote 3 times. Okay, now look, I wrote this 2 only 3 times. Then I changed it to 4. Then I changed it to 6. Okay, after that, the number keeps coming up 1 by 1.
246. Now this one is a logic which you have to apply and you have to create all this. Okay, then we have taken out our writing by doing sample mean with it. Now see, this should have a lot of 81 samples. You also have to count whether there are 81 or not. Then we will create its distribution. Its distribution is how many twos and how many numbers did we get? We got 2, 2.5, 3, 3.5. Similarly, it goes up to 6. Then we'll find the frequency. After the frequency, we'll find f of x. This total equals the number of possible samples. Okay. We continued finding f of x times. Then we found x times fx and x squared times the square of x and x times the square of fx. After that, what will we do to find mu of x times? What was our formula? X times fx times. Okay, we divided these two. We got the answer. What would we do to find the variance? We'll get psi x squared fx minus the square of mu x. We'll subtract these two and solve. We'll get our variance of x times as well. Now we need to verify this. For this, we need x and x squared. We'll write their values inside them. We'll total them. After totaling, we'll find mu. First, x will be divided by cx divided by n, which is a large N, okay? After dividing by large N, we will get mu. After that, we will find the variance. The formula for finding the variance is psi x squared split into d squared. This will become equal. After that, our variance will be solved. Then ours is the variation. In variation, mu x is equal to mu. After that, the square of psi is equal to psi squared over n. We will divide this. We will get the answer. Our answers will become equal. So this means this is absolutely correct. Here our question is solved. We will meet in the next video. अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे शेर मोहम्मद चौधरी के पार्ट 2 करेंगे 14 चैप्टर का 14.29 क्वेश्चन। इसके अंदर हम लोगों को पॉपुलेशन गिवन है। पॉपुलेशन गिवन है 2, 2, 4, 4, 6, 8, 10। हमें कहा हुआ है कि हम लोग मीन कैलकुलेट करें। सैंपल मीन रैंडम पॉसिबल सैंपल साइज क्या है हमारा 2, और हम लोगों ने ड्रॉ करनी है पॉपुलेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने वेरीफाई भी करना है और हम लोग बताना है बिटवीन व्हाट टू वैल्यूज वुड यू एक्सपेक्ट एटलीस्ट 8/9 ऑफ द सैंपल मीन फॉल। पॉपुलेशन लिखेंगे सबसे पहले हम लोग अपनी। उसके बाद पॉपुलेशन साइज हमारा 7 है। उसके बाद सैंपल साइज हमारा 2 है। उसके बाद नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल हमारे विदाउट रिप्लेसमेंट बन जाते हैं n कॉम्बिनेशन n। ठीक है, 7 कॉम्बिनेशन 2 लिखेंगे, वो हमारा 21 आ जाएगा। हमने अपने 21 सैंपल्स बनाने हैं। हमारे पॉपुलेशन है 2, 2, 4, 4, 6, 8, 10। ठीक है, हमने वो लिख लिया। उसके बाद पॉपुलेशन साइज कितना है हमारा
हमारे ये 7 नंबर्स हैं, वो लिखा हमने। उसके बाद सैंपल साइज हमारा 2 है, नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट n, कॉम्बिनेशन n, 7 कॉम्बिनेशन 2। अब हम 7 कॉम्बिनेशन 2 कैलकुलेटर से निकालेंगे तो 21 निकल आएगा। अब हमने अपने सैंपल्स बनाने कैसे हैं, कैलकुलेटर से हम कॉम्बिनेशन ऐसे लेते हैं। हम लोगों का सबसे ऊपर वाला वर्ड 7 है ना, तो हम लिखेंगे 7, उसके बाद शिफ्ट, ये NCR लिखा हुआ है, ये कॉम्बिनेशन आ गया हमारा। हमने लिखा 2 दोबारा और उसके बाद इक्वल कर दिया, तो ये हमारा आ गया 21। इस तरह से हम अपना कॉम्बिनेशन निकालते हैं। अब हम करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट के सैंपल। अब देखें ये पहले है ना, इसको हम पहले इस 2 के साथ लिखेंगे, फिर इस 4 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 6, फिर 8, फिर 10। फिर इस 2 को हम छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस 2 को लेंगे, इस 2 को 4 के साथ, 4 के साथ, 6 के साथ, 8 के साथ, 10 के साथ। फिर इस 2 को छोड़ देंगे, 4 को 4 के साथ, 4 को 6 के साथ, 4 को 8 के साथ, 4 को 10 के साथ। इस 4 को छोड़ देंगे, 4 को 6 के साथ, 4 को 8 के साथ, 4 को 10 के साथ। इस 4 को छोड़ देंगे, 6 को 8 के साथ, 6 को 10 के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद 8 और 10। इस तरह से हमारे 21 सैंपल्स बन जाएंगे। हमने सैंपल सारे यहाँ लिख लेंगे। सारे सैंपल लिखने के बाद आपको पता है हमने मीन निकालना है। मीन कैसे निकालते हैं, 2 + 2 किया, 4 आ गया, 4 को डिवाइड बाय 2 कर दिया। 2 से हम इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे सिर्फ 2 सैंपल है, हमारे सैंपल साइज 2 है। अगर 3 होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे। सैंपल्स हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम बनाएंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन x बार की जो भी हमारे जो मीन करके मीन निकालने के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर्स निकले हैं। पहले हमने वो लिख लिए, उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी निकाली कि 2 कितनी बार आ रहा था, 3 कितनी बार आ रहा था, 4 कितनी बार आ रहा था, 5 कितनी बार आ रहा था। ये सारा निकाल के हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लिया। फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स के बराबर आएगा। देन हमने निकालना है f of x बार। f of x बार इस तरह से निकलता है, 1 को डिवाइड कर देंगे टोटल फ्रीक्वेंसी पर, 1 को 21 से डिवाइड कर देंगे, 4 को 21 से डिवाइड कर देंगे, 3 को 21 से, सारा इस तरह से हम डिवाइड करते जाएंगे। उसके बाद x बार, f of x बार निकालेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है। 2 को हम f of x बार से मल्टीप्लाई करें तो 2 × 1 21 नीचे वैसे ही रहेगा। 3 × 4 12 आ गया, 21 नीचे ऐसे ही रहेगा। इसी तरह से हम सारा कर लेंगे और इनका टोटल निकाल लेंगे, ऊपर वाले को टोटल निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब 9, 8, 21, 24, 20, 12 + 2, इन सब का हम लोग टोटल निकाल लेंगे। देन हमारा आ जाता है x बार का स्क्वायर क्या है, मतलब 2 2 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप 1 से, 1 का जो आंसर 1 से मल्टीप्लाई करने से हमारा 4 आ गया, 4/21 वैसे ही लिख दिया। 3 3 9, 9 4 36, 36 लिखा है यहाँ पे, डिवाइड बाय 21 इसी तरह से आ गया। इस तरह से सारा लिखेंगे, इनका टोटल निकालेंगे। टोटल निकालने के बाद हम अपना मीन का फार्मूला लिखेंगे। मीन का फार्मूला है
म्यू एक्स बार इक्वल होता है सिग्मा एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार के। इन दोनों को लिखा, डिवाइड किया, डिवाइड करने से हमारा आंसर आ गया 5.14। हम इससे बाद मीन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा एक्स के एक्स बार का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लिया। हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया 1.810। देन हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन हमारी एक्स है, एक्स निकाला हमने, पॉपुलेशन से एक्स स्क्वायर निकाला, इनका टोटल कर लिया हम लोगों ने। टोटल करने के बाद हम सबसे पहले म्यू निकालेंगे। म्यू होता है इक्वल सिग्मा एक्स ओवर एन। ठीक है, एन हम लोगों ने लार्ज लेना है। ठीक है, 36 डिवाइड बाय 7। ठीक है, 36 डिवाइड बाय 7 लिखा, हम लोगों ने डिवाइड किया तो हमारा आंसर 5.14 आ गया। देन हमने स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस म्यू का स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर वैल्यूज पुट की, इसका आंसर निकाल लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग करेंगे वेरिफिकेशन। म्यू एक्स बार बराबर होता है म्यू के, वो लिख दिया हमने। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार जो होती है वो बराबर होती है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एन अंडर रूट एन। अब विदाउट रिप्लेसमेंट में इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1 आ जाता है यहाँ पे, और अंडर रूट के साथ अगर स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर नहीं होगी तो अंडर रूट नहीं आएगा। इसको हम लोग डिवाइड, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब ये ठीक है। उसके बाद इसका है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू शेबेशर इनइक्वालिटीज। ठीक है, इसके अंदर हम लिखेंगे मीन प्लस माइनस के स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे 1 माइनस 1 ओवर के का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 8 ओवर 9 से। ठीक है, उसके बाद 1 ओवर के स्क्वायर लिखेंगे माइनस, सॉरी वो ये जो यहाँ पे 1 था इसको वहां ले जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, उसको सॉल्व कर लेंगे हम, वहां पे एलसीएम ले लेंगे उसका। ठीक है, उसके बाद जो है ये हमारा -1 यहाँ वाले -1 से कट जाएगा। देन हमारा बचेगा केस के इज इक्वल टू 9। ठीक है, केस का हम लोग इसका अंडर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा 3। उसके बाद हमारे के का आंसर आ जाएगा। के का आंसर के बाद हम लिखेंगे मीन प्लस माइनस के स्टैंडर्ड डेविएशन 5.14 मीन की वैल्यू है। ठीक है, -3 अंदर हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू लिख दी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है ना प्लस माइनस करके एक दफा लिख देंगे, एक दफा ये प्लस वाला लिख देंगे, एक दफा माइनस वाला लिख देंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 14.30। 14.30 के अंदर भी हम लोगों को पॉपुलेशन गिवन है, उसके अंदर हमें सैंपल साइज 3 दिया हुआ है और विदाउट रिप्लेसमेंट है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हमने कंप्यूट करनी है स्टैंडर्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड सैंपल की सीके साइज 3 के साथ, और कंप्यूट करनी है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्ट्रीब्यूशन की। पॉपुलेशन लिखेंगे हम, अपनी सैंपल साइज लिखेंगे, सैंपल साइज 6 है हमारा, सैंपल साइज सॉरी पॉपुलेशन साइज, फिर उसके बाद सैंपल साइज लिखेंगे। सैंपल साइज हमारा 3 आ गया। नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट निकालने के लिए कॉम्बिनेशन निकालेंगे, कॉम्बिनेशन हमारा 20 आ जाएगा। अब 3 के लिए हमने विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन करना है, तो इस तरह से होगा।
सबसे पहले आप इन दोनों को फिक्स कर लें, 0 और 3 को। इसके साथ हर वैल्यू को चेंज करते जाएं, लाइक 0 और 3 आप लिख दें, ठीक है। उसके बाद 6 को थर्ड में लिख दें, 12 लिख दें, 15 लिख दें, 18 लिख दें, ठीक है। मतलब 0 3 6, 0 3 12, 0 3 15, 0 3 18। देन आप लोग छोड़ दें 3 को, ठीक है, 3 कैंसिल कर दें, 0 और 6 को फिक्स कर दें, 0 6 12, 0 6 15, 0 6 18। फिर उसके बाद 6 को भी छोड़ दें, 0 12 को फिक्स कर दें, 0 12 के साथ एक बार 15 और एक बार 18। फिर उसके बाद 0 15 को फिक्स कर लें, ये 12 3 6 छोड़ दें, ठीक है। और 0 15 18 सिर्फ एक पेयर बनेगा। देन आप 0 को भी छोड़ दें, फिर आ जाए 3 और 6 पर, 3 और 6 को फिक्स कर दें, इसके साथ हर वैल्यू को चेंज कर देना है, मतलब 0 3 6 12, 3 6 15, 3 6 18। देन आप 6 को छोड़ दें, 3 12 15, 3 12 15, 3 12 18। देन क्या 12 भी हो गया हमारा, 12 के साथ भी पेयर बन गया, 3 15 18, ठीक है। 3 15 और 18 का सिर्फ एक ही पेयर बनेगा। उसके बाद 3 को भी छोड़ दें, 6 को लें, 6 और 12 को फिक्स कर लें, 6 12 15, 6 12 18, दो पेयर बन गए। उसके बाद 6 को भी छोड़ दें, पेयर बनेगा 15 के साथ, 6 15 18, सिर्फ एक ही पेयर बनेगा इसका, ठीक है। उसके बाद आप लोग 12 को भी छोड़ दें, 12 के बाद आ जाएगा 15, ठीक है। अब उसके बाद 6 को भी छोड़ देंगे, 12 का पेयर बनेगा 15 के साथ और 18 के साथ। उसके बाद हम लोग अपने सारे देखे सैंपल लिख लिए हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग इनका मीन निकालते जाएंगे, 3 और 6 को प्लस किया, डिवाइड बाय 3 कर दिया, ठीक है। 3 और 12 को प्लस किया, उसका मीन निकाल लिया, ठीक है। इससे सारे मीन निकल आएंगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग अपनी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से निकलेगी, एक्स बार आपको पता है जिस तरह से हम निकालते हैं कि 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 तक इसमें वर्ड्स आए हैं, तो 13 15 तक लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कि कितनी बार 3 आया, कितनी बार 5 आया। उसके बाद एफ ऑफ एक्स बार निकालेंगे। सबसे पहले आप एफ का टोटल निकालेंगे, ठीक है। एफ का टोटल बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स के। उसके बाद हम लोग एफ ऑफ एक्स बार निकालने के लिए क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पर डिवाइड करते जाएंगे, 1 डिवाइड बाय 20, 1 डिवाइड बाय 20, 2 डिवाइड बाय 20, 3 डिवाइड बाय 20, इस तरह से लास्ट तक 1 डिवाइड बाय 20 हो जाएगा। एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार निकालेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके 1 के साथ 3 आ जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 के साथ 5 आ जाएगा। 6 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा। नीचे 20 उसी तरह से रहेगा। देन हमने निकालना है एक्स बार का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार, ठीक है। एक्स बार का स्क्वायर किस तरह से निकलेगा कि हम लोगों ने 3 का स्क्वायर लेना है, 3 3 9, 9 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 9 over 20। फिर उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर लेना है, 5 5 जा 25 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से, 25 आ जाएगा और नीचे 20 उसी तरह से रहेगा। इसी तरह से हम सारा ये कर लेंगे, इनका टोटल निकाल लेंगे हम लोग। टोटल
निकाल के हम लोग अपना निकालेंगे म्यू एक्स बार, ठीक है, वो बराबर है हमारा सिग्मा एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार के। उसके अंदर वैल्यू पुट की हमने डिवाइड कर लिया, आंसर आ गया। देन हम लोगों ने जो है ना अपना स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखा, उसके अंदर वैल्यूज पुट किए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्योंकि इन्होंने हमें कोई भी वेरिफिकेशन निकालने का नहीं कहा था। देन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14.31। इसके अंदर है ड्रॉ सैंपल पॉसिबल सैंपल साइज 3 के विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन 3, 6, 9, 12 फ्रॉम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन हैंड स्टेट और वेरीफाई करना है आपने मीन निकालना सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। उसके बाद आपने वेरिएंस और निकालना सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का और पॉपुलेशन वेरिएंस, ठीक है, मतलब इसमें हमने वेरिफिकेशन करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी पॉपुलेशन 3, 6, 9, 12 पॉपुलेशन साइज लिखेंगे। देन हम अपना सैंपल साइज लिखेंगे, नंबर पॉसिबल सैंपल विद रिप्लेसमेंट निकालने के लिए n के पावर n लिखेंगे, 4 4 16 हो जाएगा। अब इसके हम लोग सैंपल कैसे बनाते हैं, 16 को डिवाइड करेंगे हम लोग अपने पॉपुलेशन से, ठीक है, पॉपुलेशन के सैंपल साइज से। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, मतलब पहला नंबर जो है ना वो आएगा 4 टाइम्स। देन हम दोबारा से हम इसको 4 के साथ डिवाइड करेंगे, 4 4 से कट गया तो 1, बाकी हर नंबर 1 टाइम्स, मतलब 3 आप 4 दफा लिख देंगे, ठीक है। देखें यहाँ हमने 3 4 दफा लिख दिया। उसके बाद 3 के साथ साथ जो है ना 3, 6, 9, 12 ये एक एक दफा आ जाएगा। उसके बाद हम चेंज करेंगे 6 को 4 दफा लिख देंगे, फिर उसके साथ 3, 6, 9, 12 एक एक बार आ जाएगा। फिर 9 को 4 बार लिखा, 3, 6, 9, 12 एक एक बार आ गया। फिर 12 को 4 बार लिखा, उसके साथ 12, 6, 9, 12 एक एक बार आ गया, ठीक है। इसके बाद हम इनके सैंपल मीन्स निकालेंगे, ठीक है। मीन्स निकालने के बाद हम लोग जो है ना सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना शुरू कर देंगे। उसके अंदर हम लोग जितने नंबर्स हैं हमारे यहाँ निकले हैं 3, 4.5, 6, ये अभी हमारे नंबर्स जा रहे हैं 10.5 तक, ठीक है। यहाँ सारे नंबर्स लिख लेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी निकलेंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा 16 आ गया, बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स के। 1 डिवाइड बाय 16 फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते जाएंगे। देन एक्स बार को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 over 16 9, वैसे आ गया। 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 9 आ गया। उसके बाद एक्स बार का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग जो है 3 3 जा 9 करेंगे, उसको से मल्टीप्लाई करेंगे, लिख देंगे 16 वैसे ही आता जाएगा। इस तरह से हम अपने सारे सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमारी सारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। इनके टोटल निकाल लेंगे, टोटल निकालने के बाद हम अपने म्यू लिखेंगे। म्यू हमारा बराबर है सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स बार के। उसके वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करके हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। उसको हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, सॉरी वेरिएंस है ये हमारा, ठीक है। वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस के ऊपर स्क्वायर लगता है, इसके ऊपर अंडर रूट नहीं लगेगा। सेम फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन वाला ही रहेगा। इसके अंदर वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लिया। देन हम लोगों ने निकालनी है अपनी पॉपुलेशन।
पॉपुलेशन 3, 6, 9, 12 निकाली हम लोगों ने, इसका टोटल कर लिया। फिर स्क्वायर, फिर उसके बाद हम लोग इसका स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर निकाल के हम लोगों ने इसका टोटल कर लिया। उसके बाद म्यू जो है वो हमारा बराबर हो जाता है सिग्मा एक्स ओवर एन के। फॉर्मूला हमारा म्यू का है सिग्मा एक्स ओवर एन, ठीक है। 30 को डिवाइड किया 4 से, म्यू का आंसर निकाल लिया। इसी तरह से वेरिएंस का आंसर निकालेंगे हम लोग। वेरिएंस का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर लार्ज एन, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन का, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे म्यू माइनस म्यू का स्क्वायर कर दिया। वैल्यूज पुट की, आंसर निकाल लिया। वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। म्यू एक्स बार बराबर है म्यू के, ठीक है। 7.5 बराबर है 7.5 के। उसके बाद हम अपना वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस वेरिफिकेशन होती है, वेरिएंस एक्स बार इक्वल होता है वेरिएंस ओवर एन के, ठीक है। इसका वैल्यू पुट किया, आंसर निकाल लिया। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे शेर मोहम्मद चौधरी के पार्ट 2, करेंगे चैप्टर 14 का 14.32 क्वेश्चन। इसके अंदर हम लोगों को पॉपुलेशन दी हुई है n इज इक्वल टू 5। पॉपुलेशन है हमारी 4, 5, 7, 9 और 10, ठीक है। हम लोगों को ए पार्ट दिया हुआ है कि हमने पॉपुलेशन से मीन और वेरिएंस, अब ये जो पॉपुलेशन है इससे मीन और वेरिएंस हमने निकालना है। देन हम लोगों ने बी पार्ट के अंदर साइज हमने लेना है 3n का, और हमने वेरिएंस निकालना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट। सी पार्ट के अंदर हम लोगों ने साइज लेना है 3 सैंपल साइज और विदाउट रिप्लेसमेंट सॉल्व करना है क्वेश्चन को और वेरिएंस निकालना है। देन हम लोगों ने पॉसिबल सैंपल साइज लेना है 3 और विद रिप्लेसमेंट हमने निकालना है, कैलकुलेट करना है वेरिएंस स्क्वायर। सबसे पहले हम अपनी पॉपुलेशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे n हमारा 5 है। उसके बाद x और x स्क्वायर निकालेंगे, इन दोनों का टोटल कर लेंगे और उसके बाद हम लोग मीन निकालेंगे। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा x ओवर n, ठीक है। लार्ज n लिखना है हमने यहाँ पे। 35 डिवाइड बाय 5 म्यू निकल आएगा। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा x स्क्वायर ओवर n माइनस म्यू का स्क्वायर, और हम लोगों ने इसके अंदर वैल्यूज पुट की, मतलब फॉर्मूला वैल्यूज पुट की, कैलकुलेट किया, आंसर निकाल लिया। देन हमारा आ जाता है बी पार्ट। बी पार्ट में सबसे पहले विदाउट रिप्लेसमेंट सॉल्व करेंगे। विदाउट रिप्लेसमेंट में n माइनस n माइनस 1 की एडिशन होती है। बाकी फॉर्मूला उसी तरह से रहता है कि वेरिएंस x बार का स्क्वायर जो है वो बराबर है वेरिएंस स्क्वायर ओवर n के। इसके अंदर इसकी वैल्यूज पुट की। अब हम लोगों को n क्या दिया हुआ था 3, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे हमने 3 लिखा, वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करके हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। देन हमारा विद रिप्लेसमेंट वेरिएंस निकालना था। विद रिप्लेसमेंट में n माइनस 1 और n माइनस n और n माइनस 1 नहीं लगता, डायरेक्ट बस सिग्मा स्क्वायर ओवर n लगता है, वो लिखेंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। देन हमारा सी पार्ट आ जाता है। सी पार्ट विदाउट रिप्लेसमेंट करना है हमने बोले, इसलिए हम लोग उसका नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल निकालेंगे n कॉम्बिनेशन n, ठीक है। इधर 5 लिखा, कॉम्बिनेशन 3 निकाला, वो आ जाएगा हमारा 10।
पिछली वीडियो में मैंने डिटेल से सिखा दिए, ठीक है, आप लोग वहीं से देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग मीन निकाल लेंगे इसका, ठीक है। मीन निकालने के बाद सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना शुरू करेंगे हम एक्स बार की। जो जो हमारे पास नंबर है 5.4, 6, 6.4, 6.7, 7, 7.4, 7.7, 8, 8.9 फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ये 5.4 कितनी दफा है, 6 कितनी दफा है, 6.4 कितनी दफा है। एफ ऑफ एक्स बार निकालने के लिए सबसे पहले एफ का टोटल निकालेंगे, उसके बाद हर फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल पर डिवाइड करते जाएंगे। देन हम लोग एक्स बार के कॉलम को एफ ऑफ एक्स बार के कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 5.4 1 जा 5.4, 6 1 जा 6, इस तरह से सारा हम एक कॉलम बना लेंगे। इसका हम लोग टोटल निकाल लेंगे। देन एक्स स्क्वायर के लिए हम लोग करेंगे 5.4 का स्क्वायर, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इस वन से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 29.16। 6 6 जा 36 होता है, 36 1 जा 36 आ गया, डिवाइड बाय 10। और इस तरह से हम सारा कॉलम बनाएंगे, इसका टोटल निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग अपना निकालेंगे मीन। म्यू एक्स बार इक्वल होता है सिग्मा एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार के, उसके अंदर उसकी वैल्यू पुट किया, हम लोगों ने इसको डिवाइड किया, आंसर निकाल लिया। बेस का स्क्वायर निकालेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। हमारा सी पार्ट सॉल्व हो गया है। डी पार्ट के अंदर हम लोग जो है, हम लोगों ने इसका भी सैंपल साइज हमें 3 दिया हुआ है, पॉपुलेशन लिखेंगे। अब ये है विद रिप्लेसमेंट में हमारा n की पावर n हो जाएगी, ठीक है। 5 की पावर 3 125। अब 125 को आपने डिवाइड करना है अपनी पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन कितनी थी 5 पे डिवाइड करेंगे 125 को, तो आंसर आ जाएगा 25। इसका मतलब है जो पहला नंबर है ना, ये 25 टाइम्स लिखेंगे आप। देन इसके बाद आप इसे दोबारा 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 से 25। अब ये जो दूसरा नंबर है ना, ये हर नंबर जो है ना वो 5 टाइम्स आप लिखते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो मतलब हर नंबर एक एक बार आता जाएगा। ये देखें 4 को हमने लिखा 25 टाइम्स, देन हमने 4 को ही लिखा क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है, 4 को ही दोबारा लिखा 5 टाइम्स। दोबारा से हमने पहले हमने लिखा 4 को हमने 25 टाइम्स लिखा, देन हमने दोबारा 4 को लिखा क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है। विद रिप्लेसमेंट में 4 का 4 के साथ उसी नंबर के साथ सेट बन सकता है, ठीक है। तो हमने 4 को दोबारा लिखा, 4 को हमने 5 टाइम्स लिखा, देन हमने हर नंबर को 1 टाइम लिखा, 4 5 7 9 10। इसी तरह से देखें 4 दोबारा, अभी 4 तो इसी तरह से जा रहा है, लेकिन अभी दूसरा नंबर चेंज हो गया, 5 5 5 5 5 5 टाइम्स 5 आ गया, 4 5 7 9 10, अगला नंबर एक दफा है। इसी तरह से आप ये सारा बना लेंगे। सारा बना के आप साथ ही इसका मीन निकाल लेंगे। मीन निकालना आप लोगों को आता है ना, इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है, ऐड करके आप लोगों ने डिवाइड कर देना है 3 पर।
अभी आगे हमारा ये सारा कॉलम जा रहा है क्योंकि हम लोगों ने 125 बनाने हैं नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स हमारे 125 होने चाहिए। इन्हें आप काउंट लाजमी कीजिएगा, अगर इनमें कोई मिसिंग होगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके बाद अपनी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे एक्स बार की। एक्स बार में जो जो नंबर्स आपके पास आए हैं 4, 4.33, 4.67, ये सारे नंबर्स इधर लिख लेंगे आप। देन आप अपनी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे आप। फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स बार निकालने के लिए नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी के टोटल पर डिवाइड करते जाएंगे। डिवाइड करने के बाद एक्स बार के कॉलम को एफ ऑफ एक्स बार के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद एक्स बार के स्क्वायर को एक्स बार का स्क्वायर लेंगे, उसको एफ एक्स बार के स्क्वायर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उसके बाद आप इन दोनों कॉलम्स को बना लेंगे। उसके बाद आप इस तरह से सारा कॉलम कंप्लीट कर लेंगे और इनका टोटल निकाल लेंगे। टोटल निकालने के बाद आप निकालेंगे म्यू एक्स बार, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे। सिग्मा एक्स बार स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे, उसके अंदर उसकी वैल्यूज पुट करेंगे और उसका आंसर निकाल लेंगे। हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 14.33 करेंगे। इसके अंदर हमें पॉपुलेशन गिवन है, हमने पॉपुलेशन उसके बाद पॉसिबल सैंपल साइज गिवन है 3 है वो। विद रिप्लेसमेंट ये क्वेश्चन सॉल्व करना, मीन और मीडियन निकालना है हमने हर सैंपल का। ठीक है, मतलब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे मीन की भी और वेरिएंस की भी। और उसके बाद सैम्पलिंग मीन की बनानी है, मीन और मीडियन की। ठीक है, विच ऑफ दीज डिस्ट्रीब्यूशन हैज द स्मॉलेस्ट वेरिएंस, हमने ये मालूम करना है कि किस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस स्मॉल था, मतलब मीडियन वाली डिस्ट्रीब्यूशन का स्मॉल था या मीन वाली का। उसके बाद हाउ डिड द मीन ऑफ दीज टू डिस्ट्रीब्यूशन कंपेयर विद द पॉपुलेशन मीन। इसके बाद हम लोगों ने इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देना है कि किस तरह से वो छोटा है। पहले हम अपनी पॉपुलेशन लिखेंगे, इसके अंदर पॉपुलेशन साइज लिखेंगे। पॉपुलेशन साइज हमारा 4 है। सैंपल साइज लिखेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल विद रिप्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है n की पावर n। 4 के पावर 3 निकालेंगे 64 आ जाएगा। 64 को वही करना है आपने, 64 को डिवाइड करना है आपने 4 से। इसका मतलब हर नंबर 16 दफा आएगा, पहला नंबर। ठीक है, मतलब 2 है तो वो 2 पहले 16 दफा लिखेंगे आप। डिवाइड करेंगे से दोबारा 4 के साथ, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर आएगा दोबारा से 4 दफा और 4 को 4 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ देखें, पहले नंबर 2 को लिखेंगे, 2 को लिखेंगे आप 16 टाइम्स। उसके बाद अगले 2 को लिखेंगे आप लोग 4 टाइम्स। ठीक है, देन आप हर नंबर को एक एक बार लिखते जाएंगे। उसके बाद मीन निकालने का तरीका तो आपको पता है कि इन सबको ऐड करना है और उसके बाद हम लोगों ने डिवाइड बाय 3 कर देना है। मीडियन हम इस तरीके से निकालेंगे कि इनको हम अरेंज करेंगे। अब 2 2 और 2 ये तो बराबर ही होते हैं, तो इनका मीडियन दरमियान वाला 2 ही आ जाएगा। उसके बाद 2 2 और 4 4 लास्ट में आता है तो लास्ट में लिखेंगे, इसका मीडियन भी 2 आ जाएगा। अब कोई ऐसा मीडियन देखते हैं जो कोई और नंबर निकला हो, जैसे यहाँ 4 है। अब जैसे ये नंबर है 2 4 और 2, लेकिन अगर आप इसे नंबर्स बाय असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो 2 2 और 4 आएगा, तो इसका दरमियान वाला मीडियन क्या आ जाएगा 2।
तरह से आप अपने सारे पॉसिबल सैंपल्स निकाल लेंगे। पॉसिबल सैंपल्स निकाल के मीन भी निकाल लेंगे, उनका मीडियन भी निकाल लेंगे। उसके बाद हम ये सारे सैंपल्स अपने कंप्लीट कर लेंगे, 64 सैंपल्स। ठीक है, सैंपल्स में हम लोगों ने मीन भी निकाल लिया अपना, साथ ही हमने मीडियन भी निकाल लिया। उसके बाद सबसे पहले सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी एक्स बार की। अब आपने सिर्फ और सिर्फ मीन वाले नंबर्स देखना है। मीन के कौन कौन से नंबर आए हैं? मीन के नंबर आए हैं 2, 2.67, 3.33, 4। अब आपने थोड़ा देख लिया, मीडियन को भूल जाना है। ठीक है, मीडियन को भूल के सिर्फ मीन निकालना है, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चंस में करते थे। मीन निकालते थे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखते थे, फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालते थे, फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल पर डिवाइड करते थे, उसके बाद एक्स बार के कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे, फिर एक्स बार का स्क्वायर लेके उसको हम लोग एफ ऑफ एक्स बार के कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते थे। इनका टोटल निकाल लेंगे हम लोग। देन हम लोग फॉर्मूलाज लगाएंगे, फॉर्मूलाज के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, उनका आंसर निकाल लेंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला लिखेंगे, उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। अब उसके बाद सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है मीडियन की। मीडियन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर्स आए हैं 2, 4, 6 और 8। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी निकाली, फ्रीक्वेंसी का टोटल निकाला। उसके बाद एफ ऑफ मीडियन निकालने के लिए हम लोग वही करेंगे, हर फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल पे डिवाइड करते जाएंगे, फिर उसके बाद इसको एफ ऑफ एक्स मीडियन के कॉलम को हम लोग मीडियन के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, देन हम मीडियन का स्क्वायर ले लेंगे, उसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मीडियन का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 2 4, 4 को हम लोग 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। इस तरह से हम इनका टोटल निकालेंगे। इसके बाद हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। उसके बाद वेरिएंस का फॉर्मूला लिखेंगे, उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। देन हमारी आ गई पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हमने फॉर्मूले लिखे, उसके हम लोगों ने एक्स के लिखा, एक्स स्क्वायर लिखा, उनको टोटल किया, उनका आंसर निकाल लिया। मीन का फॉर्मूला लिखा, यहाँ हमारा अब लार्ज एन आ गया। ठीक है, इसके अंदर वैल्यूज पुट किया, आंसर निकाल लिया। वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा, इसके अंदर वैल्यूज पुट किया, आंसर निकाल लिया। इसका आंसर निकाल लिया। उसके बाद हम लोगों ने लिखना है कि सिंस द वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन हैज स्मॉलेस्ट वेरिएंस, क्योंकि हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो मीन की है उसका स्मॉलेस्ट वेरिएंस है, तो हम इसके बारे में लिख देंगे एंड द मीन ऑफ एंड मीडियन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल पॉपुलेशन मीन। और मीन और मीडियन जो है दोनों सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वल आया। अब हम करेंगे 14.34 क्वेश्चन। इसके अंदर हम लोगों को x भी दिया हुआ है और f ऑफ x भी दिया हुआ है। उसके बाद हमें कहा है कि हम लोगों ने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है मीन की, अगर सैंपल साइज 3 हो हमारा और विदाउट रिप्लेसमेंट हो। ठीक है, हाउ डज द वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपेयर विद पॉपुलेशन वेरिएंस। अब आपने पॉपुलेशन वेरिएंस भी निकालना है और सैंपल वेरिएंस भी निकालना है। ठीक है, पहले हम लोग लिखेंगे अपना x और f ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x बार। ठीक है, ये तो हमें गिवन है। इसके बाद हम लोग कैसे करते थे,
एक्स बार को एफ ऑफ एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई करते थे, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा इसका टोटल आ जाएगा 17/7। उसके बाद एक्स का स्क्वायर निकालेंगे, उसको हम लोग इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारा इसका टोटल आ जाएगा 47/7। उसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने इससे अपना जो है ना कैलकुलेट करना है म्यू और वेरिएंस, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग म्यू का फॉर्मूला लिखेंगे, म्यू का फॉर्मूला भी यहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा, सिग्मा एफ ऑफ एक्स बार हो जाएगा, ठीक है। उसको 17 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 2.42 आ जाएगा। देन हम अपना वेरिएंस लिखेंगे, इसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला और वेरिएंस का सेम होता है, सिर्फ अंडर रूट का फर्क होता है और यहाँ पे स्क्वायर नहीं आता, ठीक है। इसके अंदर वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लिया हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन का। देन हमने अपने लिखनी है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन हम इस तरह से निकालेंगे कि हमारा x जो था ये, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, ये सिर्फ एक दफा है तो हम 1 क्या लिख देंगे, एक दफा। 2 कितनी दफा था, 3 टाइम्स, तो हमने 2 कितनी दफा लिख दिया, 3 टाइम्स। इस तरह से 3 कितनी दफा था, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स ये लिख दिया। 4 कितनी दफा था, 1 टाइम, तो हमने 4 लिख दिया। देन हमारे पॉपुलेशन निकल आई 7 और सैंपल साइज हमें क्या गिवन है, 3, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट निकालेंगे, वो आ जाएगा NCN। इसके अंदर वैल्यूज पुट की, हम लोगों ने इसको कैलकुलेटर सॉल्व किया तो आंसर 35 आ गया। अब विदाउट रिप्लेसमेंट हम अपने सैंपल बनाएंगे, सारे सैंपल बनाएंगे, उसके बाद हम उनका मीन निकालते जाएंगे साथ साथ। यहाँ तक हम लोगों ने 35 सैंपल कंप्लीट कर लिया, उनका हम लोगों ने मीन भी निकाल लिया। उसके बाद हम अपनी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे एक्स बार की। एक्स बार लिखा, फ्रीक्वेंसी लिखी, उसका टोटल निकाला, फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल से डिवाइड करते गए। उसके बाद हम लोगों ने इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इस कॉलम का स्क्वायर लिया, उसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते गए, इनका टोटल निकाल लिया। उसके बाद म्यू एक्स बार का हम लोगों ने सिग्मा एक्स बार फॉर्मूला लिखा, उसका वैल्यूज पुट की, आंसर निकाल लिया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ भी सिग्मा निकाला, सिग्मा का यहाँ भी सेम ही फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ अंडर रूट लग जाएगा। इसके अंदर वैल्यूज पुट करके आंसर निकाले। देन हम लोगों ने करनी है वेरिफिकेशन। म्यू एक्स बार जो है हमारा म्यू के बराबर है, इन दोनों की वैल्यूज सेम ही आई है। देन हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका फॉर्मूला विदाउट रिप्लेसमेंट का बनेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट n। अंडर रूट के अंदर आएगा n माइनस n(n-1), ठीक है। इसके अंदर वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लिया। यहाँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह। Greetings! Today we'll be doing part 2 of Shah Muhammad Chowdhury's book. We'll be doing question 14.35. In this, we're given a random sample size of n equals 100. Our population is ours. Its mean is 20 and its standard deviation is 5. Now we have to calculate the sample distribution sample mean x times. We have to find the mean. Then we have to
find the probability if it exceeds 20.75. Okay, that's one question. Next question. We'll read both questions first, then we'll solve them. The next question is in a local agricultural reporting. The average wheat yield is 60 bushels. We're also given the population. Okay. After that, the standard deviation is given. So we took a random sample of 64. And then we need to find the probability that it's between 59 and 61. Okay? So now we'll solve problem 14.35. Our n is 100, mu is given to us as 20, and the standard deviation is given to us as 5. We need to find the sampling, distribution, sample the distribution of x times, and subtract the probability x times if it is 20.75. Okay, this part was about a sample mean as a sample size is larger. Therefore, according to the central limit theorem, the shape of a sampling distribution x times will be normal. Okay? What was our first part? What can you say about the shape of the sampling distribution? Regarding the shape, we'll just say it's normal. Okay? After that, we have to find G. The formula for finding G of a standard normal distribution is x mu xo over sigma x over sigma x times the standard deviation x times. Okay? To find the expected mean, first we'll do the expected mean equals mu. We've learned this in the properties of the expected mean. What will our expected mean be equal to? 20. And then the expected standard deviation. To find that, our formula is expected deviation is equal to the population standard deviation divided by n. Okay? If we divide this, our answer will be 0.5. Then we'll put in the values for G. We'll divide that. So our answer will be 1.5. Now what is our G? 1.5. What was our G? For part B, multiply 20.75 by x. What's the answer for G at 20.75 by x? We're 1.5. So 1.5 is positive. So we'll draw a line here and color this area. Then we'll apply the formula. If PZ exceeds 1.5, then we'll subtract 0.5 from the area from 0 to 1.5. Okay? So we'll look this up in our table. Okay? 0 equals 1.5. Okay. So what's our answer? Going forth to 2. These are the tables at the end of your textbook. Subtracting this will give us our answer for G. Then we'll solve for 14.36. We'll solve for 14.36. We're given the standard deviation. We're given the standard deviation. Okay? I'll cut it out because it was written by me unconsciously. Okay. We just need to find x, which is between 59 and 61. For that, we'll apply the formula for G. To find the mean of G, we simply subtracted mu x times mu x dx
and that gave us 60. Then we calculated the standard deviation of x over 5. Now we found the mean of g. Within the mean of g, we'll first check 559. So at 59, we found our value of g. We've put 59 in place of x times inside the mean, and we found the value of g. Next, we'll do the same for 61. We've calculated the value of g for x at 61. So we put 61 inside g, and we've got 60, and we've got 60. What's our value for g from this? 0.8. Now what do we have to find? We have to find it between 59 and 61. So first we'll find g. If we find it between 59 and 61, then we'll write the value of g that came from putting here. And here we'll write the value that came from putting 61. Now putting 61 gave us 0.8, and putting 59 gave us negative 0.8. Okay, now we'll look up 0.8 in the table. We'll look up 0.8 in the table. We'll add these two and we'll get our answer. We'll also work out what we have, okay? Plus infinity here, minus infinity here, minus 0.8 here, plus 0.8 here. Our last question is 14.7. Okay, this is the last question of this video. In this, we've been given 1,000 students. We've been given the mean and the standard deviation. We've been given the standard deviation of 2.7 inches. We've taken 200 random samples of size 25 drawn from the population. And then our first part is to find the expected mean and standard deviation of the sampling distribution. And then we've also got to find the number of samples that fall between 7.9 and 69.2. Let's solve this. We've written down all our data here. Then the number of possible samples is 200. Okay? 200 is between this, so the number of possible samples will be 200. This is also our data given. After that, when we have a large n given, we have to apply the PCF. Okay? So what is the formula for applying the PCF? We divide 5 by 5%. Sorry, the percentage here will be 50. 5% of n, so this is what we think. Otherwise, it gets ignored at the math. Okay, so we will divide 5 by 100 and multiply by 100 and get 50. No, 50 is very small compared to 1,000. So what we are ignoring the PF slash PCF. Okay. Next we wrote what will happen to the standard normal distribution. We applied the function of g. We calculated mu x time. We calculated the standard deviation x times y. After that, we put the values inside the function of g.
Now, first, what was the value of G at 69? The answer came out to be negative 1.1. Okay. We entered the value of x times here inside the flower. So we got our answer. Again, we entered the value of 6.9, 69.2. So what was our G? 1.29. After that, we'll find the center of this, that is how many sample values are falling between 67.9 and 69. 69.2. We'll write the value of G here. Look it up in the table. If we look at the table, we'll get 0.3665. And we'll add 0.4015 to this and get our answer 0.7698. Okay? And then we've plotted this here. We've also plotted this diagram showing that negative 1.1 came up here and 1.29 came up here. This plus minus infinity or positive infinity gives us 0. Then at the end we write, hence the number of possible samples having correction. Okay, what will we do in this? We multiply our answer by the number of possible samples, so we get our answer. Our question is solved. See you in the next video. Until then, Allah Hafiz. Peace be upon you. Today we will do Sher Muhammad Chowdhury's part 2. Today we will do 14.38. Who? In it, the number, mean, standard deviation, and sample are